अब नजर आया। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ आपकी जो आपकी रिसर्च बेसिक्स पे हमारी क्लास होगी। क्योंकि आपने एट द एंड इस पेपर में इस कोर्स में टर्म पेपर लिखना है। और टर्म पेपर जब लिखना है तो इट मीन्स कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, रिसर्च के अंदर। और वैसे भी आपकी जो डिग्री है एम फिल, इसको कहते हैं एम एस और एम फिल, इसका मतलब ये मास्टर विद रिसर्च। ठीक है ना, आपकी डिग्री के साथ एक टर्म यूज होती है, मास्टर डिग्री है लेकिन विद रिसर्च है। ठीक है, तो जब मास्टर विद रिसर्च है तो इट मीन आपके कोर्स में कोर्सेज की जो आउटपुट है उसमें हर टीचर नॉर्मली एक्सपेक्ट करेगा कि आप कुछ कोई टर्म पेपर लिखें। तो आज का जो टॉपिक है ना वो पेपर्स पे ही है कि रिसर्च कैसे करनी है और पेपर कैसे लिखना है। तो मैं ये बता रहा था कि पेपर्स की दो टाइप हैं, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड पेपर है और एक आपके रिव्यू पेपर है। ठीक है, इसमें जो पहली कैटेगरी है, मैं वन वन थोड़ा सा दोनों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसमें जो पहली कैटेगरी है जो आपके प्रॉब्लम ओरिएंटेड पेपर है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड पेपर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, फोकस्ड ऑन on some problem, रियल टाइम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, जो रियल टाइम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है, और उसके सिर्फ प्रॉब्लम पे मैं इसको कहूँगा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अच्छा, ये तो एक जनरल से टर्म मैंने यूज़ किया है कि उसमें हम एक प्रॉब्लम और एक रियल टाइम प्रॉब्लम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। इसके जो मेजर पार्ट्स होते हैं इस कोर पे के आपका सबसे जो मेजर मेजर जो कंपोनेंट्स हैं एक इस पेपर के, उसमें सबसे सबसे मेजर चीज़ है कि आप किस डोमेन पे रिसर्च कर रहे हैं। चीज़ होती है, वर्ड है डोमेन, और सेकंड है सब डोमेन, सब डोमेन। ठीक है, ये अब इसको इसको अगर लेवल्स आप देख लें कि ये दो लेवल्स हैं। डोमेन जो है वो लेवल वन है, लेवल वन है, और इसको अगर हम ये कह दें कि जो सब डोमेन है वो हमारा लेवल टू है। ठीक है, या इसको कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि जो 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 डोमेन है वो हमारा, अगर अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरह भी दे सकता हूँ कि सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक डोमेन है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक डोमेन है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि सॉल्विंग सॉल्विंग एग्री प्रॉब्लम्स, आईओटी, इसको आईओटी एग्री कर देते हैं, आईओटी एग्री। ठीक है, अब आईओटी में भी तो एग्रीकल्चर आ गया लेकिन इसमें एक आईओटी लग गया। इसका मतलब है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू हम एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आईओटी एग्रीकल्चर एक सब डोमेन है। ठीक है, इस तरह से अगर आप कहते हैं जी बैंकिंग एक डोमेन है और आप सॉल्विंग बैंकिंग प्रॉब्लम्स थ्रू ब्लॉकचेन, वो एक सब डोमेन हो गई। अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल लिखूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप यहाँ पे ये नहीं कि यही मैं इसी एग्जांपल देता हूँ। अगर बैंक जी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल या बैंकिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूँ, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम एक डोमेन है और सब डोमेन क्या है, ब्लॉकचेन बैंकिंग सिस्टम विद ब्लॉकचेन। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम विद ब्लॉकचेन। ठीक है, इस तरह से अगर मैं कहूँ जी फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी एनएलपी के अंदर, तो एनएलपी के अंदर अगर मैं बात करते हैं, एनएलपी के अंदर स्टेटिस्टिकल एनएलपी, नहीं सपोज एनएलपी ही एक डोमेन है, एनएलपी एक डोमेन है। ठीक है, अब एनएलपी या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो स्टैटिस्टिकल है, स्टैटिस्टिकल एनएलपी। तो अब एनएलपी प्रॉब्लम्स को स्टैटिस्टिक्स से सॉल्व करते हो, स्टैटिस्टिकल एनएलपी, तो एन स्टैटिस्टिकल एनएलपी जो है, और स्टैटिस्टिकल एनएलपी एक सब डोमेन है। ठीक है, और मे बी हम इससे एक लेवल आगे भी जा सकते हैं, मतलब लेवल वन लेवल टू पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप डोमेन और सब डोमेन को देखेंगे, आपकी डोमेन क्या है और सब डोमेन क्या है। इस तरह से अगर आप फॉर एग्जाम्पल इमेज प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इमेज प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम जो आप कर रहे हैं, तो इमेज एक डोमेन है लेकिन आप इमेज प्रोसेसिंग को सॉल्व कर रहे हैं थ्रू मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग
सॉल्विंग सॉल्विंग मैं इसको इसको कह दूँ सॉल्विंग इमेज प्रॉब्लम, इमेज सेगमेंटेशन प्रॉब्लम थ्रू थ्रू मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ है, यानी कि आप जो यहाँ पे ये तो ये समझने का, जब आप बात करोगे प्रॉब्लम की, तो पहले आप डोमेन की बात करेंगे, फिर डोमेन सब, लेकिन आप क्वेश्चन यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नेक्स्ट चीज़ है, मैं इसकी नंबरिंग करता जाऊँ। आपकी डोमेन है, फिर आपकी सब डोमेन है, मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ ताकि पता चले कौन सी चीज़ कहाँ डिस्कस हो रही है। और थर्ड जो चीज़ है वो है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड चीज़ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फोकस करें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप इस तरह से भी फोकस कर सकते हैं कि आपका इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बहुत सी चीज़ें जब डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि एक तो आपका आपका करंट सिस्टम क्या है, या करंट वर्किंग कैसे हो रही है, करंट वर्किंग कैसे हो रही है, करंट एल्गोरिदम्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, और उन करंट एल्गोरिदम्स के अंदर प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, या जो करंट वर्किंग है इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप उसको बताएंगे। और फिर आप बताएंगे उस प्रॉब्लम के आने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। ठीक है, और ये समझे कि एक समझ कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन की बात करेंगे तो फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन की हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, जो सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर डोमेन रिलेटेड टू फूड, और फूड के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कंट्री, एक कंट्री जब एग्रीकल्चरली स्ट्रांग होगा, यानी कि वो अच्छा फूड आइटम परचेज करेगा, उसको एक्सपोर्ट करेगा, तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, फूड से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो ओवरकम की जा सकती हैं, और फूड रिलेटेड जो लेबर है उसको सेव किया जा सकता है। तो मोटिवेशन एक इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप पहले बात करेंगे आपकी डोमेन क्या है, आपकी सब डोमेन क्या है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, और इससे फिर अगला अगला काम आता है जो आप कहते हैं सोल्यूशन। आप उसका सोल्यूशन क्या देने लगे हो। ठीक है ना, तो यहाँ तो सोल्यूशन की बात नहीं है, सोल्यूशन इज योर कंट्रीब्यूशन, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो आप सोल्यूशन दोगे वो आपका कंट्रीब्यूशन है। तो आपका सोल्यूशन, और सबसे जो अगला काम होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है नॉवेल्टी स्टेटमेंट। ठीक है, तो नॉवेल्टी स्टेटमेंट में बताना होता है जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम तो या तो किसी ने किया नहीं है, या अगर किया है तो वो काम उससे कैसे डिफरेंट है। तो खैर नॉर्मली एक प्रॉब्लम ट्वेंटी पेपर में डोमेन है, सब डोमेन है, और नॉवेल्टी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए नॉवेल्टी स्टेटमेंट की एविडेंस देनी पड़ती है। नॉवेल्टी स्टेटमेंट की एविडेंस के लिए पेपर में एक सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं रिलेटेड वर्क सेक्शन। और रिलेटेड वर्क सेक्शन जो होता है वो लिखा ही इसलिए जाता है कि ये एविडेंस देता है किसकी, नॉवेल्टी स्टेटमेंट की, एविडेंस ऑफ नॉवेल्टी, यानी कि इसका जो एक्सक्यूज मी ऑब्जेक्टिव होता सर, है कि एक्सक्यूज मी जी। सर, ये जो रिलेटेड वर्क होता है, ये जो ऊपर हमने रिसर्च वर्क है रिव्यू पेपर के अंदर, ये मोस्टली सब्जेक्ट उसी का नहीं होता? रिव्यू पेपर के अंदर रिलेटेड वर्क हम उसको फोकस कर रहे होते हैं, या जो रिव्यू अलग पेपर के आप अंदर अभी रिव्यू तो मैं पेपर रिव्यू में? नहीं, मैं प्रॉब्लम रिलेटेड पेपर्स की बात कर रहा हूँ, मैं रिव्यू पेपर्स को भी तो डिस्कस नहीं कर प्रॉब्लम रहा। ओरिएंटेड में हम रिलेटेड वर्क को कर सकते हैं फोकस, ये क्वेश्चन है मेरा, मतलब क्या रिलेटेड इसमें वर्क भी? तो खैर अभी मैं प्रॉब्लमेंटेड की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लमेंटेड में रिलेटेड वर्क का ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस जिस प्रॉब्लम को आप फोकस कर रहे हैं और जिसका सोल्यूशन आप प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, जी जी। वो जो प्रपोज सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम तो है, मे बी बहुत से लोगों ने उसके सोल्यूशन दिए हों, लेकिन आपका जी सोल्यूशन उन लोगों से कैसे डिफरेंट है। ठीक ठीक है ना, और ये ठीक। डिफरेंट आने के लिए जो ऑलरेडी जो काम हुआ है उस प्रॉब्लम पे कितना काम हुआ है, और वो प्रॉब्लम में जो गैप्स आपने आइडेंटिफाई किए वो कितने एड्रेस हुए हैं या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो स्टिल उनमें क्या डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है, और आपका जो प्रपोज सोल्यूशन है वो उन डेफिशिएंसी को कैसे ओवरकम कर रहा है। तो ये रिलेटेड वर्क में हम लिखते हैं इसको, वो एविडेंस, ठीक। जब आप इस चीज़ को लिखते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर रिसर्च होती है वो कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन में इससे मेजर चीज़ नॉवेल्टी है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम ऑलरेडी उस तरह का सेम काम नहीं हुआ हुआ, या अगर हुआ हुआ है तो उससे जो लोगों ने उस काम को एड्रेस किया है उन्होंने उसमें स्टिल गैप्स हैं, स्टिल बहुत सी चीज़ें अनएड्रेस्ड हैं। ठीक है ना, तो इस ठीक। रिलेटेड वर्क जो सेक्शन होता है इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप एविडेंस दें किसकी, अपनी नॉवेलिटी की।
अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है आपका, उसको हम कहते हैं मटेरियल, मटेरियल एंड मेथड्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ। ये जो प्रपोज सोल्यूशन नॉवेल्टी स्टेटमेंट है, ये नॉर्मली इसके लिए सेक्शन लिखा जाता है नॉर्मली ऑल अबव, ऑल 1 to 6 जो है पॉइंट्स रिटर्न, ये मैं क्या लिखती, एक सेकंड, रिटर्न इन इंट्रोडक्शन सेक्शन। पेपर में एक इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन जो सेक्शन होता है इसमें ये पॉइंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है। तो अच्छा, मटेरियल मेथड का पार्ट है ये। मटेरियल मेथड पार्ट में आप अपनी अपना जो प्रपोज्ड जो आपका सोल्यूशन है, जो आपने प्रपोज सोल्यूशन किया था उसका उस सोल्यूशन का डिज़ाइन देते हैं, यानी कि उस सोल्यूशन का डिज़ाइन डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आ सकती हैं। डिज़ाइन में क्या कुछ आ सकता है? प्रपोज सोल्यूशन के डिज़ाइन के अंदर आपका उस डिज़ाइन में फ्रेमवर्क आ सकता है, फ्रेमवर्क आ सकता है, आपका कोई मॉडल हो सकता है, आपका कोई मॉडल हो सकता है, आपका आर्किटेक्चर हो सकता है। फ्रेमवर्क तो वैसे कलेक्शन ऑफ आर्किटेक्चर्स हैं। फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ वन फ्रेमवर्क कैन हैव मैनी आर्किटेक्चर्स। तो खैर मैंने इसको इंडिपेंडेंट लिख दिया है। आपका आर्किटेक्चर हो सकता है, आपके एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। ठीक है। और आपका कोई मैथमेटिकल मैथमेटिकल इक्वेशंस हो सकते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ्स हो सकते हैं, और कॉलरीज हो सकते हैं, डिपेंड्स उसकी नेचर क्या है। तो आपको जो मटेरियल मेथड वाला पार्ट है, ये वाला ये कवर करता है आपके किसको, सॉल्यूशन को। उसमें आप फ्रेमवर्क बना रहे हैं, आप मॉडल बना रहे हैं, आप आर्किटेक्चर दे रहे हैं, आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं, या मैथमेटिकली उसको चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं। अच्छा, अब जो भी कुछ आप लिख रहे होते हैं ये आपका डिज़ाइन है। तो देखिए, जब भी आप डिज़ाइन बनाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको उसको वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका वैल्यूएशन पार्ट है। ठीक है। वैल्यूएशन से पहले मैं क्या कहूँगा, वैल्यूएशन कैसे करेंगे, एलिवेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है। वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन जब करते हैं अपने डिज़ाइन की, तो नॉर्मली एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अगर हम एम्पिरिकल, इसमें डिपेंड करता है, दो चीज़ें होती हैं। एक आपकी वैल्यूएशन होती है, थ्योरेटिकल वैल्यूएशन होती है, कल वैल्यूएशन एक थ्योरेटिकल वैल्यूएशन होती है, और एक हम बोलते हैं एम्पिरिकल वैल्यूएशन। ठीक है। थ्योरिटिकल, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स माफ कीजिएगा, मैं जब बोर होता हूँ लिख भी रहा होता हूँ और पता नहीं क्या टाइप कर रहा होता हूँ। अच्छा जी। तो उसके लिए आप अच्छा स्पेल चेक यूज कर सकते हैं। वैल्यूएशन की जब हम बात करेंगे, वैल्यूएशन है वेरिफिकेशन की, तो वैल्यूएशन दो तरीके से होती है। इनके आपने जो जो मॉडल दिया है, जो फ्रेमवर्क दिया है, और जो आपने दावे किए हैं, इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं हाइपोथेसिस। यानी कि आप कहते हो कि ये काम हो जाएगा, जिनकी जब फर्स्ट टाइम आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप जो प्रपोज लिख रहे हो वो हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस का मतलब होता है, हाइपोथेसिस को उर्दू में बोलते हैं मफरूजा, यानी कि आपने मफरूजा किया, यानी कि आप कह रहे हो कि मैं एक ऐसा एल्गोरिथम बनाऊंगा जो फास्टर चलेगा, मैं ऐसा सोल्यूशन दे रहा हूँ जो ऑप्टिमल होगा, ये मैं ऐसा सोल्यूशन दे रहा हूँ जो इस प्रॉब्लम को बेटर हैंडल करेगा। वो सब मफरूजा है, लेकिन उस मफरूजे को कंक्रीटली आप डिज़ाइन, उसका कंक्रीट डिज़ाइन यहाँ देते हैं। तो ये कंक्रीट कंक्रीट पार्ट है पेपर का। लेकिन जब वैल्यूएशन में जाएंगे तो आप फिर बताते हैं कि वो जो आपने जो डिज़ाइन बनाया वो ठीक भी है कि नहीं, उसको आप यहाँ तो थ्योरेटिकली प्रूफ करें, थ्योरेटिकली प्रूफ करें, या उसको एम्पिरिक, थ्योरेटिकली मतलब उसको मैथमेटिकली प्रूफ करें, यानी कि आपके पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। पीछे एक इंसान था, ब्रिटेन का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, स्टीफन हॉकिंग्स, शायद हॉकिंग नाम, शायद आप सर्च कीजिएगा। स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जो कि फिजिक्स पे काम करता था, और नॉर्मली उसकी स्टडी स्पेस साइंसेस पे थी। और वो बंदा जो था वो मजबूर था, वो चल भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था। वो तो सिर्फ एक चेयर पे बैठ के, और उसके चेयर के ऊपर कंप्यूटर फिक्स कर दिया गया था, उसको वो यूज़ करता था। और ये स्टीफन जो था, ये मज़े की बात है कि ये जो स्टीफन था, ये
इसकी जो रिसर्च थी वो सारी थ्योरेटिकल थी, यानी कि फिजिकली तो वो कुछ कर नहीं सकता था। इवन वो फिजिकली कभी स्पेस में गया भी नहीं था। और बस एक दफ़ा उसको जो था स्पेस का, इंटरनल स्पेस का जो जो सिमुलेटर्स होते हैं उसके थ्रू उसको सिमुलेशन दिखाई गई। और उसका उसको एंड पे यूएस ने कहा भी कि उसको स्पेस में भेजेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो गई। तो मजे की बात है कि उसके जो सारे प्रूफ्स हैं जो स्पेस रिलेटेड है वो सब मैथमेटिकल हैं, कि फिजिकली उसने कोई ना तो स्पेस में गया, ना फिजिकल डाटा कलेक्ट किया, और ना फिजिकल डाटा को प्रोसेस किया। लेकिन ऑन द अदर हैंड सपोज एक और बंदा है जो स्पेस में जाता है, डाटा कलेक्ट करता है और डेटा पे एक्सपेरिमेंट्स करता है और डाटा पे एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट्स निकालता है। तो यहाँ पे फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो जब आप कहोगे आप अब तो आप एम्पिरिकल वैल्यूएशन की बात करोगे, तो एम्पिरिकल वैल्यूएशन में आप फिजिकली डाटा लेंगे और एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन ऑन डेटा, यानी कि डेटा भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और डेटा जहाँ से भी आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अगर फेस रिकॉग्निशन करता हूँ तो मेरे पास फेस का एक ह्यूज डेटा सेट होना चाहिए। फिर मैं अपने एल्गोरिथम को उस एक बेंचमार्क डेटा सेट पे अप्लाई करूँगा, बेंचमार्क जो अनबाइज्ड होगा और एक अच्छा डाटा सेट हो। तो वहाँ पे अगर मेरा मेरा एल्गोरिथम अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो फिर लोग मानेंगे। मैं खुद एक एल्गोरिथम बनाता हूँ, कहता हूँ जी कि आप अभी मैं शेयर करता हूँ। अगर आप जो है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने लोकल डाटा सेट पे, तो लोग कहेंगे नहीं जी हम तो इस डाटा सेट को नहीं मानते, आप कोई बेहतर डाटा सेट लेके आए। तो उसके लिए टर्म होती है कि आप बेंच मार्क डाटा सेट यूज़ करें जो कि स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं इस पर्पज़ के लिए। अगर आप उस डाटा सेट के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ तो तभी उसको रिसर्च कम्युनिटी मानती है कि आपने बेहतर काम किया है। नबील साहब कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आपसे? अच्छा, ये जैसे सर ने भी आपसे बात की है एम्पिरिकल एवेलुएशन की, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ ये रही है। सर आ रही है। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। जी थैंक यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे काम करते हैं जी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर, या आप सर्वे करते हैं, या आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व किया जी टेक्स्ट समराइजेशन का। तो टेक्स्ट समराइजेशन का मतलब क्या है कि उस आपके मॉडल को एक फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट आएगा और आपने उस डॉक्यूमेंट की समरी जनरेट करनी है। अब देखें, डॉक्यूमेंट जो आपका मॉडल को आएगा, आपके पास पहले से नोन तो नहीं है कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा। तो अब आपके पास आपने जो मॉडल बनाया है उसकी एवेल्युएशन कैसे होगी कि उससे जो समरी जनरेट होगी वो कितने परसेंट एक्यूरेट है। तो ये एक काम, या इसी तरीके से आपके पास डाटा आएगा और आपने बताना है कि ये डाटा किस न्यूज़ चैनल से न्यूज़ का डाटा है, और हमने क्लासिफाई करना है कि जी किस न्यूज़ चैनल की ये डाटा है। तो अब आप जो मॉडल बनाएंगे उसकी जो आउटपुट आएगी उसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है, जो सर ने आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताया एम्पिरिकल एवेल्युएशन, कि आप अपने मॉडल को डिफरेंट इनपुट्स दे के और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है उसकी बेस के ऊपर अपना जो एवेल्युएशन मेयर्स हैं, जो कि डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिफरेंट एवेल्युएशन मेयर्स हैं, उनको यूज़ करके तो आप रिजल्ट निकालते हैं। तो बेसिकली बात ये थी कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एनएलपी के अंदर, मेजॉरिटी उनके अंदर जो अब आप अपना एम्पेरिकल एनालिसिस करेंगे तो आपके मॉडल की जो आउटपुट है उस मॉडल की आउटपुट को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट मैट्रिसेस यानी मेजरमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम मॉडल की आउटपुट को मेजर करेंगे। और अगले लेक्चर में जब हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन को प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और एफ मेयर, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनकी बेस के ऊपर मॉडल को कैसे एवेलुएट करते हैं। थैंक यू सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, मैं भी स्टीफन हॉकिंग की बात कर रहा था, तो मैं भी इसको सर्च किया यहाँ पे गूगल पे। ये देखें, जब मैंने इसको सर्च किया गूगल पे तो इसके तो स्पेलिंग ठीक कर दिए, प्लस स्टीफन, ये देखें क्या लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल फिजिस्ट, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल का वर्ड यूज़ किया। अभी इस बंदे को आप देखें कि ये बंदा तो चल भी नहीं सकता था, ठीक है ना। और इसकी कंडीशन देखें कि किस कंडीशन में था, और विकीपीडिया पे। और मज़े की बात है, स्टिल ये एक बहुत बड़ा रिसर्चर था। इन्हें कि ये दुनिया में कम मसाले में लगती हैं कि बंदा एक चल भी ना सके, बोल भी ना सके, और एक बहुत बड़ा रिसर्चर भी हो, ठीक है ना। तो ये जो था ये थ्योरेटिकल फिजिक्स था और नॉर्मली मैथमेटिकली सब चीज़ों को प्रूव करता था। खैर एक्सक्यूज वापस मी चलते सर, हैं। क्या तो हम भी थ्योरेटिकल प्रपोज कर सकते हैं
इंस्टेड बिल्कुल ऑफ बिल्कुल एम्पिरिकल बिल्कुल, आप फैक्ट्स। मैथमेटिकली चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। और मैथमेटिकल प्रूफ्स भी, मैथमेटिक्स में भी वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ थ्योरेटिकल वैल्यूएशन की। मैं एक छोटी सी एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे एक देता हूँ, सॉर्टिंग की। कंप्यूटर साइंस में सॉर्टिंग एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। आप अब डाटा को सॉर्ट करते हैं, और सॉर्टिंग के अंदर बेशुमार टेक्निक्स पढ़ी होंगी। जैसे आपने बबल सॉर्ट पढ़ी, नॉर्मली फर्स्ट प्रोग्रामिंग को बबल सॉर्ट पढ़ाई गई होगी। फिर आपने डाटा स्ट्रक्चर में कुछ एडवांस सॉर्ट्स पढ़ी होंगी, जैसे जैसे क्विक सॉर्ट थी, मर्ज सॉर्ट थी। तो बेशुमार सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ी होंगी। तो आपके जहन में नजर आता होगा कि भाई सॉर्टिंग टेक्निक्स, कोई ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक्स है जो बहुत फास्टर हो। तो मजे की बात है, जितनी भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है ना, जितनी भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो कंपेयर करके सॉर्ट करती हैं, तो इस पे बड़ी रिसर्च होती थी कि हम एक फास्टेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक बना पाए। लेकिन पता चला कि जो कंपेयर करके सॉर्ट करती हैं वो एन लॉग एन से फास्ट हो ही नहीं सकती। 1971 में एक थ्योरेटिकल प्रूफ आया मैथमेटिक्स के थ्रू, जिसने ये प्रूफ कर दिया कि कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग जो है वो एन लॉग एन से फास्टर नहीं हो सकती। तो जब एन लॉग एन से फास्टर नहीं हो सकती, तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि हम सॉर्टिंग पे मजीद मेहनत क्यों करें। जो कंपेयर करके सॉर्ट करता है उसको तो हो ही नहीं सकती। तो जब मैथमेटिक्स में एक चीज प्रूफ आ जाता है, तो फिर एम्पिरिकली करने का उसको सवाल ही पैदा नहीं होता। ये याद रखें। अब लोग कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग पे मजीद रिसर्च नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि इसका एक थ्योरेटिकल प्रूफ अवेलेबल है, और वो जो चीज़ बताता है कि ये एनालॉग एन से फास्टर नहीं हो सकता। खैर, ये एक लंबी थ्योरी है, अब थोड़े कंपटीशन डिस्कस करेंगे। तो आपने वैल्यूएशन किया, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आप जो रिजल्ट्स आएंगे, आप रिजल्ट्स, इसमें टर्म होती है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। ठीक है, आप अपने जो रिजल्ट्स आए हैं वो बताते हैं क्या रिजल्ट्स आए हैं, और उन रिजल्ट्स को विद कंपेयर करते हैं। शो योर रिजल्ट्स, शो योर, अपने रिजल्ट्स को शो करते हैं एंड कंपेयर करते हैं उन रिजल्ट्स को विद अवेलेबल सोल्यूशन। Compare your results with available solutions। ठीक है, अवेलेबल सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं, फिर वहाँ बताते हैं कि ठीक है जी, ये मैंने जो काम किया है ये सबसे बेहतर है। तो एंड पे आप कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन में बताते हैं कि ये जो हमने जो किया है उसको उसको समराइज करते हैं। तो एक प्रॉब्लम बेस्ड पेपर की बात होगी, मैं उसको शॉर्ट कर दूं। एक प्रॉब्लम बेस्ड पेपर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में डोमेन, सब डोमेन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मोटिवेशन, प्रपोज सोल्यूशन, नॉवेलिटी की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि आप बताते हैं कि मैं किस डोमेन में काम कर रहा हूँ, वो डोमेन के सब डोमेन को उस डोमेन की प्रॉब्लम कौन सी सब डोमेन ड्रेस करेगी। अगर वो डिपेंड करता है कि वो क्रॉस हो रहा है, अगर क्रॉस नहीं हो रहा तो शायद आप ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, कि हम सपोर्ट डाटा स्ट्रक्चर में काम करें, डाटा स्ट्रक्चर एक डोमेन हो सकता है, और मे बी क्यू उसकी एक सब डोमेन हो सकती है, और मे बी लिंक लिस्ट एक सब डोमेन हो सकती है, और मे बी लिंक लिस्ट में अगर तो फर्दर लेवल हो जाए तो सर्कुलर लिंक लिस्ट उसकी फर्दर लेवल हो सकता है। तो रिलेटेड वर्क में हम एविडेंस देते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो आरडी लोगों ने या तो किया ही नहीं है, नहीं किया, या अगर किया है तो उन्होंने उनमें क्या डेफिशिएंसीज है, क्या गैप्स हैं, और किस तरह से हैंडल नहीं हो रहा। फिर मटेरियल मेथड पार्ट के अंदर आप उस प्रपोज जो सोल्यूशन आपने प्रपोज सोल्यूशन रखा है उसको हाइपोथेसिस है उसको कंक्रीटली बताते हैं कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट होएगा। वैल्यूएशन पार्ट में आप उसको थ्योरेटिकली या मैथ या फिर एम्पिरिकली प्रूफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताते हैं कि ये हमारा जो प्रपोज मॉडल है ये वर्केबल है, और ये वाकई जो हमने जो गैसेस किए थे उनको उनको लेके चल रहा है। और फिर एट द एंड हमने जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स शो करेंगे, ग्राफिकली ग्राफ बनाए, टेबल बनाए, जिस तरह बनाए, और एट द एंड कंपेयर करोगे उन रिजल्ट्स को जो ऑलरेडी अवेलेबल सोल्यूशन है, और बताएंगे कि मेरा जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल सोल्यूशन से बेहतर है, और एट द एंड कंक्लूजन है। खैर, ये तो लंबी डिस्कशन होगी, मैं फिर अब वापस आता हूँ। ये हम बात कर रहे थे दो तरह के पेपर्स होते हैं, एक है प्रॉब्लम ओरिएंटेड पेपर और एक है रिव्यू पेपर। अभी जो मैं जितनी डिस्कशन की है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड पेपर पे है। नेक्स्ट है रिव्यू पे आते हैं। रिव्यू, ठीक है, रिव्यू क्या होता है? अच्छा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड पेपर में आप एक चीज नोट करें कि आप एक प्रॉब्लम को बदले रहे हैं, उस प्रॉब्लम के को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर जो मसले मसाइल हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, मोटिवेशन डिस्कस कर रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, नेसेसिटी
वही नेसेसिटी इज द मदर इन्वेंशन, नेसेसिटी पे फोकस कर रहे हैं कि ये नेसेसिटी है, और फिर आप उसके प्रपोज सोल्यूशन पे आते हैं और फिर बताते हैं कि जो मैंने जो काम किया है वो ऑलरेडी किसी ने नहीं किया, या अगर किया है तो उसको उनमें डेफिशिएंसीज हैं और गैप्स हैं, और मैंने उन गैप्स को ही तो एड्रेस किया है, और उसकी फिर एविडेंस देते हैं, फिर उसको कंक्रीटली इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं, और एट द एंड रिजल्ट्स को कंपेयर कर बताते हैं कि मेरा काम बाकी से बेहतर है। अब रिव्यू पे आते हैं। जो रिव्यू वाला पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है रिव्यू, रिव्यू के अंदर आप जो ऑलरेडी अवेलेबल रिव्यू बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल based on already available literature published literature। जो पब्लिश लिटरेचर होता है और का जो ऑलरेडी अब जो पब्लिश पेपर्स है, जो लोगों ने रिसर्च कर ली हुई है, रिव्यू एक्चुअली उस पे होता है, ठीक है। और व्यू में इसका मतलब है हमने कुछ नहीं करना, जो ऑलरेडी लोगों ने कर लिया हुआ है उसको पढ़ना है, और उसको पढ़ के हमने क्या करना है, हमने नॉर्मली एनालिसिस करना होता है, यानी कि हम एनालिसिस करते हैं। और कुछ लोग एनालिसिस को ना टिपिकली कहा जाता है कि एनालिसिस में 3 टर्म यूज की जाती हैं, एक होती है SW और R, ठीक है। यानी कि हम उसकी स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं कि लोगों ने क्या किया और वो कितना बेहतर है, और फिर हम W में, यानी कि W में स्ट्रेंथ के बाद उसकी वीकनेस डिस्कस करते हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें जो डिस्कस नहीं हो पाई और उसमें जो ड्रेसेबल है स्टिल, और फिर अपना रिव्यू देते हैं कि फर्दर इस पर क्या होना चाहिए। तो एनालिसिस, जब आप एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस में आपने SWR टर्म है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और स्ट्रेंथ की बात होगी, वीकनेस होगी, और फिर रिव्यू देंगे। इसका मतलब है जो इसमें आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या जो लोगों ने जो काम किया है उस काम को ही डिस्कस कर रहे हैं, वो काम कितना बेहतर है, उसमें कौन सी चीज़ें एड्रेस नहीं हुई, और जो नॉर्मली जो इसमें जो टर्म है स्ट्रेंथ, जो वीकनेस है, और जो रिव्यू है, एक टर्म इसमें नज़र आता है, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं गैप्स को। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नॉर्मली रिव्यू करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम रिव्यू क्यों करें, क्वेश्चन है कि रिव्यू क्यों करें, ठीक है ना। जब लोगों ने रिसर्च करी तो हमने क्या क्या करना है इससे। तो जो नॉर्मली रिव्यू के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सबसे पहले आइडेंटिफाई गैप्स करना होता है कि कौन से गैप्स हैं। गैप से क्या मतलब है, गैप्स का मतलब है कि वो चीज़ें जो अभी एड्रेस नहीं हो सकी, या वो उस पर किसने काम ही नहीं किया, या वो अगर और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और जो सोल्यूशन है उसमें वो चीज़ें अनइंटेंशनली या इंटेंशनली छोड़ दी गई हैं, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट एक टर्म होती है ना, एरर बाय ओमिशन, के एक बंदे ने रिक्वायरमेंट ली और रिक्वायरमेंट लेकर सॉर्ट होना है, चला सॉफ्टवेयर में तो ये काम भी था, वो तो हुआ ही नहीं, मतलब तो रिक्वायरमेंट में लिखा नहीं गया था, डिज़ाइन में आया नहीं, और प्रोग्रामर ने तो बनाया नहीं, तो एट द एंड तक जो प्रोडक्ट आई उसमें तो वो चीज़ थी ही नहीं। इस रिसर्च में भी होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ड्रेस ही नहीं हो पाई, उनको ड्रेस होना चाहिए, उनको बोलते हैं गैप्स, ठीक है। और कुछ इसमें एक टर्म होती है, एक और टर्म यूज होती है, आइडेंटिफाई चैलेंजेस। हमें चैलेंजेस आइडेंटिफाई करना। चैलेंजेस का मतलब होता है, चैलेंजेस का मतलब है कि कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसे इवेंट्स या ऐसे सिनेरियोज जो आते हैं और उन सिनेरियोज में वो प्रोडक्ट सही तरह से परफॉर्म नहीं करती हैं, वो जो सोल्यूशन सही परफॉर्म करता नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखा, वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम में भी बेस्ट परफॉर्म करता है अगर डेटा सारा डिस्टिंक्ट है, लेकिन अगर उसमें वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम वर्स्ट परफॉर्म करता है, डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो, या वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम वर्स्ट परफॉर्म करता है जब उसका कोई सीक्वेंस या सबसेट सॉर्टेड हो। इस ब्लॉकचेन के अंदर, अब फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन में बात करें, ब्लॉकचेन फाइनेंशियल सोल्यूशन को सॉल्व कर रही है, लेकिन ब्लॉकचेन में सबसे बड़ा जो डिपेंडेंसी है वो अपने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। फिर ब्लॉकचेन में जो जो अपने फुल मेंबर्स को पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया है, जब मेंबर को पूरा कंट्रोल दे दिया तो कई दफ़ा कहते हैं मेंबर जो होते हैं वो क्लैश कर जाते हैं। मेंबर जब क्लैश करते हैं तो ब्लॉकचेन में फोक क्रिएट हो जाता है। तो ब्लॉकचेन जो है वो फोक्स पे डिपेंड करे। फोक इस तरह ही है जैसे मुसलमानों ने फिरके बना लिए, सारे हैं तो मुसलमान ही, लेकिन उन्होंने बिदस डाल डाल के इतने सारे फिरके बना लिए, कहते सारे मुसलमान ही अपने आप को। लेकिन तो इसका मतलब ये चैलेंज है, यानी कि चैलेंजेस वो सिनेरियोज हैं, वो इवेंट्स हैं, वो सिचुएशंस हैं
जहाँ पे जाके आपका सिस्टम सही तरह से या वेल परफॉर्म नहीं करता, तो हमने चैलेंजेस भी आइडेंटिफाई करता हूँ। ये वो चैलेंजेस हैं जो कि अवेलेबल सॉल्यूशंस के अंदर प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं हो पाए। ठीक है। तीसरी चीज़ जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमने एक है एक क्रम होती है कि हमने कंस्ट्रक्ट करना होता है, हमने कंस्ट्रक्ट करनी होती है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी एक टर्म होता है, टेक्सोनमी को कंस्ट्रक्ट करना होता है। टेक्सोनमी क्या होती है? टेक्सोनमी टॉपिक एंड और आइडेंटिफाई, इसको इस तरह मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिफाई टॉपिक्स एंड ऑल सब टॉपिक्स। ठीक है। सपोज मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपसे एग्जांपल अगर मैं सपोज कहता हूँ कि आप एक सॉर्टिंग पे रिसर्च कर रहे हैं, मैं आसान सी एग्जांपल लेता हूँ, आपको फ़ौरन समझ लग जाए। आप सॉर्टिंग पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग पे रिसर्च किया, पता चला कि पिछले 100 सालों से सॉर्टिंग पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और सॉर्टिंग पे तो अब देखना, सॉर्टिंग तो आपका एक टॉपिक है, ठीक है। अब सॉर्टिंग टॉपिक लेवल 1 है, इसको मैं लेवल 1 कह लेता हूँ, सॉर्टिंग। जब आपने पेपर पढ़ने शुरू किया तो पता चला कि सॉर्टिंग के करने के 2 तरीके हैं। एक है कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, आपको कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की टेक्निक्स मिलेंगी, और बहुत सी टेक्निक्स होंगी जो डाटा को विदाउट कंपैरिजन करेंगी, कि नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। ठीक है। तो आप, अच्छा, ये आपका लेवल 2 बन गया, ये आपका बन गया लेवल 2। ये आपको कैसे पता चला? सपोज आपको ये पहले नहीं पता था, जब आपने पेपर पढ़ने शुरू किए तो पता चला कि बेशुमार पेपर हैं जो लोगों ने रिसर्च की कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग पे, बेशुमार रिसर्च लोगों ने की नॉन कंपैरिजन बेस्ड। अब कंपैरिजन बेस्ड पे आपने फर्दर पढ़ना शुरू किया, तो कंपैरिजन बेस्ड पता चला कि आपको इन इन प्लेस सॉर्टिंग की टर्म थी, एक इन प्लेस सॉर्टिंग की टर्म यूज हुई कंपैरिजन बेस में, और मे बी इसमें आपने एक टर्म पढ़ी कंपैरिजन बेस के अंदर जिसको एक टर्म यूज करते हैं जी, ऐसा नॉन कंपैरिजन इन प्लेस सॉर्टिंग एक अलग टर्म है। इस तरह से हम एक कम कर यूज करते हैं कि वो एक टर्म यूज होती है कि एक आप सॉर्टिंग, अगर सॉर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें सेम नंबर्स आ जाते हैं, और सेम नंबर रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट को सॉर्ट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का सीजीपीए 3.4, एक स्टूडेंट का सीजीपीए 3 है, एक स्टूडेंट का सीजीपीए भी 3 है, तो मोर देन वन स्टूडेंट का सीजीपीए हो, तो अगर वो क्यू में लगे हुए हैं और 3 वाला सीजीपीए पहला इमरान है और दूसरा 3 सीजीपीए वाला जाहिद है, तो ये ना, जब हम सॉर्टिंग करें तो पहले जाहिद पहले आ जाए, इमरान बाद में आ जाए, क्योंकि वो अपने ऑर्डर में तो इमरान पहले से जाहिद बाद था। जब सॉर्टिंग को ये ख्याल रखना चाहिए कि इमरान बाद में आए और वो जाहिद को बाद को, तो इस तरह आप ये अब इन प्लेस सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं, आप इस तरह बाउंड्स प्रॉब्लम्स है सॉर्टिंग की। इस तरह सॉर्टिंग में एक टर्म यूज होती है जिसमें आपकी थ्रेडेड मल्टी थ्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सॉर्टिंग है, कि बहुत सी मशीनें मिलके डाटा को सॉर्ट करती हैं, जहाँ डिसेंट्रलाइज मतलब। ये आपका लेवल 3 है, लेवल 3। इसको कहते हैं टेक्सोनमी। टेक्सोनमी का मतलब ये है कि आपने जब रिव्यू करना शुरू किया, जब आपने पेपर्स पढ़ने शुरू किए, तो पता चला कि बहुत से पेपर सॉर्टिंग में कंपैरिजन बेस पे हैं, बहुत से नॉन कंपैरिजन पे हैं। जी हाँ, जी हाँ, वो स्टेबल सर कह रहे हैं, स्टेबल, बिल्कुल गुड। मैं इस पे आ जाता हूँ। इसमें अगर इन प्लेस में स्टेबल सॉर्ट है, और इसमें अनस्टेबल सॉर्ट है, तो हम एक लेवल और आगे चले गए, एक लेवल और आगे चले गए। तो ये जो एक आपको कहेंगे, सर कहेंगे, अगर इसको मैं डायग्राम से बनाऊंगी, मैं नोट पैड में लिख रहा हूँ, तो एक ट्री डायग्राम बन जाएगी, ठीक है ना, एक बन जाएगी ट्री डायग्राम। तो जब स्टार्ट करते हैं ना एनालिसिस, तो हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं, हम चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और हम टेक्सोनॉमी कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उस प्रॉब्लम के ऊपर कितनी सब प्रॉब्लम्स बनी है, और उन सब प्रॉब्लम्स या सब टॉपिक्स बने हैं, और उन सब टॉपिक कितना काम है। फॉर एग्जाम्पल, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग पे कितना काम हुआ है, नॉन कंपैरिजन पे कितना काम हुआ पिछले 5 साल में, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉर्टिंग पे कितना काम हो चुका है, उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड में स्टेबल सॉर्टिंग पे कितना काम हुआ है, और इन प्लेस सॉर्टिंग में स्टेबल पे कितना काम हुआ है, और इन प्लेस में अनस्टेबल पे कितना काम हुआ है। तो हम हर एक लीफ लेवल पे जाके उससे रिलेटेड रिसर्च को
डिस्कस करते हैं, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और रिव्यू देते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपसे एक शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे एक पेपर आपसे अपना शेयर कर रहा हूँ। ये पेपर देखिए, लास्ट टाइम डॉक्टर नान ने हमको एक लेक्चर दिया था उस पर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पे, ठीक है ना। तो ये वही पेपर है, सर्च सर्वे ऑन सर्च रिजल्ट डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक्स। ये पेपर में डॉक्टर नाम साहब भी हैं, इसमें आपको मेरा नाम भी नज़र आएगा, और हमारे जो यासर दानियल साहब एचओडी हैं और हमारे नबील साहब भी हैं, उनका नाम भी नज़र आएगा। ये है क्या चीज़, एक सर्वे पेपर है। ये टॉपिक क्या है, सर्च रिजल्ट डाइवर्सिफिकेशन। ये वही टॉपिक है जो लास्ट लेक्चर भी हुआ था कि जब आप एक सर्च इंजन पे कुछ कीवर्ड लिखते हैं, तो सर्च इंजन अब उन कीवर्ड्स को सर्च करता है और जो रिजल्ट्स आते हैं, अब वो रिजल्ट्स मतलब जो लाखों रिजल्ट्स आ गए हैं, अब वो उन रिजल्ट्स को कैसे शो करे कि पहले कौन से रिजल्ट्स पहले शो करे, कौन से रिजल्ट बाद में शो करे, रिजल्ट को कैसे सॉर्ट करे, और रिजल्ट्स किस तरह शो करे कि वो ज़्यादा मोस्ट रेलिवेंट हो और रेंडेंसी रिमूव करे। अब इसके बेशुमार टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स आप देखें, इस पेपर के शुरू में ही एक टेक्सोनोमी डायग्राम नजर आएगी आपको, एक बड़ी एग्जांपल है टेक्सोनोमी डायग्राम की। इसमें सर्च रिजल्ट एक टॉपिक है, एम्बिगुअस क्यूरीज का सब टॉपिक है, अनएम्बिगुअस क्यूरीज का सब टॉपिक है, अनएम्बिगुअस क्यूरी में क्यूरी लॉग एक सब टॉपिक है, क्यूरी लॉग के अंदर क्यूरी रिफाइनमेंट एक सब टॉपिक है, और क्लिक थ्रू डाटा एक सब टॉपिक है, और इसमें सब टॉपिक्स। तो ये देखें, टॉपिक सब टॉपिक सब टॉपिक 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 सब टॉपिक चलते जाएं तो ये एक पूरा एक बड़ा आपको एक नज़र आ रहा है, एक बड़ी टेक्सोनॉमी। अब अगर हम पिछले 5 साल की रिसर्च कर रहे हैं और मैं उसमें रिसर्च कर रहा हूँ क्यूरी रिफाइनमेंट पे, तो क्यूरी रिफाइनमेंट ये टॉपिक है। अब क्यूरी रिफाइनमेंट पे कितना काम हुआ है, क्यूरी रिफाइनमेंट में कौन से मेथड लगे हैं, क्यूरी रिफाइनमेंट पे की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कौन सी हैं, क्यूरी रिफाइनमेंट के कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्यूरी रिफाइनमेंट पे पिछले अगर 5 साल का डाटा देख रहा हूँ या 5 साल का पेपर देख रहा हूँ, 5 साल में फ्रीक्वेंसी, रिसर्च फ्रीक्वेंसी क्या चेंज हुई, एम्पिरिकल मेथड्स कौन से लगे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कौन से किए गए हैं, थ्योरेटिकली इस पे कौन से प्रूफ अवेलेबल हैं, एम्पिरिकल प्रूफ्स कौन से अवेलेबल हैं, डाटा सेट्स कौन से इस पे लिखे गए। तो वो मैंने जब मैंने इसको डिस्कस करना है तो मैंने इस एक टॉपिक पे डिस्कस करा था। अब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिव्यू पेपर लिख रहे हैं तो रिव्यू पेपर के अंदर आपने टेक्सोनॉमी आइडेंटिफाई करनी है। अगर आप टेक्सोनॉमी आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो इसका मतलब है आप सारे टॉपिक और सब टॉपिक्स तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी बहुत मेजर काम है। जो बंदा रिव्यू पेपर लिखता है, अगर आप जरा सोचें को टेक्सोनॉमी आइडेंटिफाई करता है, फौरन आपको ज़हन में आएगा कि सर वो तो फिर बहुत बड़ा काम करता है। अगर टेक्सोनॉमी आइडेंटिफाई कर ली तो मीन उसको ऑल टॉपिक्स और सब टॉपिक्स का पता चल जाता है। अब मैं यहाँ पे सर आगे चलूँगा। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिव्यू पेपर की टाइप्स, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट है रिव्यू पेपर की जो टाइप्स हैं। रिव्यू पेपर की टाइप्स, रिव्यू पेपर की 2 टाइप्स हैं। एक होता है सर्वे, ठीक है, मेरे 2 ही टाइप्स हैं। दूसरा है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। तो इसको हम SLR भी कहते हैं, शॉर्ट में SLR, ठीक है। तो ये दोनों रिव्यूज ही हैं, सर्वे और सिस्टमैटिक। दोनों में फ़र्क क्या है ये हम डिस्कस करेंगे 1 by 1, और सर्वे और इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो नंबर 1 पे हम थोड़ा सर्वे को डिस्कस करें। ये हैं दोनों रिव्यूज़, ये बस याद रखें दोनों रिव्यूज़ हैं। जब दोनों रिव्यूज़ हैं तो इसके मतलब है कि इसमें ये प्रॉपर्टी सब में होंगी, या ऑलरेडी पब्लिश लिटरेचर पे होंगे। हम उसका एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस रिव्यू देंगे, ऑब्जेक्टिव में हम गैप निकालेंगे, चैलेंज निकालेंगे, टेक्सोनॉमी बनाएंगे। ये चीज़ें सब में होंगी, ये आप सही समझ चाहिए। तो ये तो इसका इनके आप समझे इसका सुपर सेट है या इनहेरिटेड, ये दोनों इससे इनहेरिट हुए हैं, तो ये दोनों इसमें। अब सर्वे जो है, सर्वे फोकस्ड ऑन, यहाँ पे है जो सर्वे है, सर्वे जो होता है सर्वे फोकस करता है, फोकस्ड ऑन ऑल टेक्सोनॉमी। तो सर्वे सारी टेक्सोनॉमी को फोकस करता है। सर्वे इज बिग, यानी कि बिग जॉब है एक सर्वे को लिखना, बिग जॉब टू राइट। सर्वे लिखना एक बड़ी जॉब है, कि आप सारी टेक्सोनॉमी फोकस करेंगे और सारी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड जो लिटरेचर है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ सिंपल जॉब, इज़ अ बिग जॉब। और सर्वे जो है मोस्ट डिमांडिंग होते हैं, मोस्ट डिमांडिंग है
फॉर अर्ली कैरियर रिसर्चर्स। जो अर्ली कैरियर रिसर्चर्स होते हैं, जिन्होंने रिसर्च स्टार्ट करनी होती है, वो जो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने रिसर्च करनी है सर्च रिजल्ट डाइवर्सिफिकेशन पे, तो आप जाके हमारा सारे पेपर पढ़ें। सारे पेपर आपको बता देगा कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक पे क्या रिसर्च हुई है, कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या गैप्स हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, और उनका रिव्यू भी देगा। यानी कि अगर आप सर्वे पढ़ते हैं उस टॉपिक पे, तो वो आपको कंप्लीट एक सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है इसके ऊपर। तो इसका सर्वे मोस्ट डिमांडिंग है अर्ली कैरियर रिसर्चर्स में भी, और इन एंड इन रिसर्च कम्युनिटी। ठीक है। और नॉर्मली जब आप रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो आपका एडवाइजर कहेगा कि गो फॉर सर्वे पेपर। तो इसका मतलब है वो ये क्या कह रहा है, गो फॉर सर्वे पेपर क्यों कह रहा है? एक स्लोगन होता है रिसर्च के अंदर, रूल ऑफ थंब है, रूल ऑफ थंब होता है गो फॉर सर्वे पेपर। अगर मैं एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने उस टॉपिक पे अच्छे सर्वे पेपर्स नहीं पढ़े, तो इसका मतलब है मेरे में कुछ गैप है, मैंने अच्छा सर्वे पेपर तो पढ़ा ही नहीं है उस टॉपिक का। तो इसका मतलब मैं उस सारी टेक्सोनॉमी को समझता ही नहीं हूँ। टेक्सोनॉमी मीन टॉपिक्स क्या हैं, सब टॉपिक्स क्या हैं, उन सब टॉपिक पे कितनी रिसर्च हुई है। अगर मैं कहूँ जी मैं रिसर्च रिजल्ट डाइवर्सिफिकेशन का मास्टर हूँ, तो इसका मतलब मुझे पूरी टेक्सोनॉमी के ऊपर जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च है वो मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए रूल ऑफ थंब है गो फॉर सर्वे पेपर। ठीक है ना। तो बच्चे बच्चे कहते हैं सर वाई वाई मैं सर्वे पेपर क्यों पढ़ूँ? भाई आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, अगर उस टॉपिक का सर्वे पेपर मिल जाता है तो सर्वे पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा कि उस टॉपिक में ऑल सब टॉपिक्स कौन से हैं, और ऑल सब टॉपिक में कितना काम हुआ है, उस पर क्या कौन चीज़ें एड्रेस हुई हैं, कौन चीज़ें एड्रेस नहीं हुई, कौन से गैप्स हैं, कौन से चैलेंजेस हैं। और सबसे मजे की चीज़ है उसमें उसकी टेक्नोनॉमी उस पर कंप्लीट रिव्यू देगा, और जिससे आप अपनी रिसर्च को एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। तो गुड स्टार्टर है। ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? गुड स्टार्टर फॉर न्यू रिसर्चर, न्यू कमर्स। ठीक है, न्यू कमर्स कह देते हैं। वो जर्नल्स पे बताने लगा आपको। जर्नल्स वो डिग आउट पे तो लेदर होना है। अच्छा जी। अच्छा, सर्वे पेपर में एक चीज मैं जो यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, वो मैंने कहा है बिग जॉब है, बिग जॉब टू राइट है। सर्वे पेपर लिखना एक आसान काम नहीं है। ये क्या आप आसान कैसे हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सर्वे पेपर लिखें, तो आप कहोगे सर ये तो छोटा काम नहीं है। ये नहीं कि पहले तो पूरी टेक्सोनॉमी को आइडेंटिफाई करना, फिर पूरी टेक्सोनॉमी में जितनी पिछले 5 या 10 में रिसर्च हुई है उस सारे को पढ़ना, और फिर उसमें से SWR यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और रिव्यू लिखना इज नॉट अ सिंपल जॉब। तो सर्वे पेपर जो होते हैं ना, अगर देखें तो बहुत अच्छे जो लोग जो अपने जो रिसर्च कम्युनिटीज या रिसर्च ग्रुप्स के हेड है और बड़े सीनियर प्रोफेसर होते हैं, और वो काफ़ी देर से उस टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं, उसमें रिसर्च कर रहे हैं, वही लिखते हैं नॉर्मली। या ये भी खैर ये एक रूल ऑफ थंब है, लेकिन नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स भी सर्वे पेपर लिखते हैं, वो प्रोफेसर के साथ मिलकर लिखते हैं। प्रोफेसर के साथ एक बच्चा काम कर रहा है, MS से प्रोफेसर के साथ सर्वे लिखो, तो प्रोफेसर उसको पूरी गाइडलाइन देता है, उसको बताता है डेकोड कैसे करना है नॉलेज को। तो कई दफ़ा सर्वे पेपर जो है वो बच्चे अपने थीसिस में भी सर्वे पेपर लिख रहे होते हैं। ठीक है। तो मजे की बात है कि आपके थीसिस में सर्वे पेपर भी एक्सेप्टेबल है, और पार्लियामेंट्री पेपर तो अपने भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है? मैं वापस आता हूँ एक आपको उसी एग्जाम्पल पे जो हमने पेपर खोला था, कि सर्वे पेपर में क्या होता है कि आपका जो काम है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा ब्रेथ वाइज और डेथ वाइज भी है। यानी कि आप हिस्ट्री को देखें कि ट्री ब्रेथ वाइज भी बहुत बड़ा है और डेथ वाइज भी बहुत बड़ा है। यानी कि आपने ब्रेथ वाइज भी जाना है और डेथ वाइज भी जाना है। और इसमें सपोज करें कि आप एम्बिगुअस क्वेरी डिस्कस करते हैं, एम्बिगुअस क्वेरी, लेकिन मल्टी डोमेन को डिस्कस नहीं करते हैं, तो रिव्यूअर इतराज लगाएंगे आपने मल्टी डोमेन तो स्किप कर दिए, तो होना चाहिए, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको वो भी जानना पड़ेगा। अब जियो रेफरेंस को क्विट कर देते हैं, फिर रिव्यूअर्स कहेंगे भाई ये भी लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी करो। और मे बी आप इसमें कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन को नहीं डिस्कस करते, तो रिव्यूअर्स फिर कहेंगे कैटेगोरिकल डाइवर्सिटी को डिस्कस करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल वर्ड में आप कुछ भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, यू हैव टू इंक्लूड ऑल थिंग्स। यानी कि तो वही बात है कि आप एक रेड से कोर्स में क्यों पढ़ा रहे हैं,
और क्यू एरे से पढ़ा देते हैं, तो आपको ये कहा जाए भाई क्यू लिंक लिस्ट से पढ़ाओ, अब लिंक लिस्ट से पढ़ा देते हैं लोग, आपको कहेंगे आप सर्कुलर क्यू भी पढ़ाओ। आप सर्कुलर क्यू पढ़ा देंगे तो आपको आप लोग कहेंगे आप सर्कुलर क्यू पढ़ा दिए तो आप वो जो है जो सेंट्रल क्यू है वो भी पढ़ाओ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यू हैव टू कवर ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू क्यू। तो अगर आप कहते हैं नहीं जी ठीक है मैंने तो सारा टॉपिक कवर नहीं करना है, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ लिंक लिस्ट वाली क्यू में, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर्कुलर क्यू में, मैं तो सिर्फ सिंपल क्यू बनानी है, तो वो तो आपको इजाज़त मिलेगी नहीं। यू हैव टू कवर ऑल टॉपिक्स एंड ऑल रिलेटेड सब टॉपिक्स। तो इसका मतलब है कि अगर हम वापस आए कि सारे पेपर, इसलिए मैंने कहा बिग जॉब टू राइट है। यू कांट आपकी यानी कि आसान वर्ड में ये कहें कि कहीं से भी आप बच नहीं पाएंगे। यू हैव टू कवर ऑल सिनेरियोज। यहाँ मैं आपसे एक पेपर और शेयर करना चाहूँगा। हमारा एक पेपर है जो कि हमने लिखा एग्रीकल्चर पे, वो एक बड़ा सर्वे पेपर है, मैं आपसे यहाँ से शेयर करना चाहूँगा। सर्वे पेपर, यह पेपर देखिए, कि पेपर नजर आ रहा है, रोल सर्वे ऑन द रोल ऑफ आईओटी इन एग्रीकल्चर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट फार्मिंग। तो आईओटी द इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, और उससे स्मार्ट फार्मिंग होगी, ठीक है ना। जैसे आपके घर में स्मार्ट टीवी होता है, स्मार्ट फोन है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, तो फार्मिंग क्यों नहीं स्मार्ट हो सकती, ठीक है ना। तो आईओटी अगर हम यूज करेंगे तो स्मार्ट, तो इसमें सारे मेथड्स हैं। इसमें पहली डायग्राम देखें तो कि एक किसान नजर आ रहा है, वो किसान क्लाउड सर्विसेज को यूज कर रहा है, फार्म रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है खेत की, ग्रीन हाउसिंग है, टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, उसमें ह्यूमिड कंट्रोल हो रहा है, सॉइल का मॉइस्चर चेक हो रहा है, फार्म फील्ड है, ओपन प्रेसिजन फार्मिंग है तो फार्म फील्ड में वेदर फोरकास्टिंग हो रही है, ड्रिप इरिगेशन हो रही है, कम से कम पानी में, वो लाइव स्टॉक है तो लाइव स्टॉक की डिजीज मॉनिटरिंग हो गई है, उसका अगर एक खेत है उसमें फायर अलार्म लगा हुआ है, कहीं आग लग जाती है फसल पकने वाली, इसके फायर अलार्म है, उसका हीट सेंसर, उसकी हीट चेक की जा रही है, उसका डिजीज सेंसर है इसमें, टर्मिनल्स तो आपके देखें तो ये एक सिंपल सा एग्रीकल्चर ट्रेंड है। अब इसमें देखें जो पहली टेक्सोनॉमी है, ये पहली बड़ी टेक्सोनॉमी आई, ये टेक्सोनॉमी देखें, इस टेक्सोनॉमी में आईओटी बेस्ड स्मार्ट फार्मिंग है। इसमें डेटा एनालिसिस मेथड्स कौन से हैं, डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स कौन से हैं, डेटा एक्विजिशन मेथड्स कौन से हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर में सेंसर्स हैं, एक्यूमुलेटर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, प्रेशर सेंसर, गैस सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। अगर डेटा एक्विजिशन में आए तो आईओटी डेटा एक्विजिशन है और स्ट्रक्चरल डेटा एक्विजिशन है, आईओटी टेक्स एमक्यूटीटी, वेब सॉकेट, ये सब उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो आईओटी डेटा एक्विजिशन के हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जब यूज करते हैं वाईफाई, लोरावान, सिगफॉक्स, सिगबी है। डेटा प्रोसेसिंग में आ जाए तो इमेज प्रोसेसिंग है, डेटा लोडिंग है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, डेटा माइनिंग है, और अगर डेटा एनालिसिस में आए तो लाइव स्टॉक्स हैं, ग्रीन हाउसिंग है, पर्सियन फार्मिंग है, पर्सियन ग्रीन हाउसिंग है, पेस्ट मॉनिटरिंग है, आपकी सॉइल मॉइस्चर है, टेम्परेचर है। तो ये एक बड़ी टेक्सोनॉमी, तो आप देखेंगे हमने सारी टेक्सोनॉमी आइडेंटिफाई की, और फिर हर इसके ऊपर जो जो काम हुआ है वो हमने बताना है। तो अगर आप इस पेपर को देखें, दिस इज नॉट अ सिंपल पेपर, नॉट अ इजी जॉब टू राइट दिस पेपर। इस पेपर को लिखने के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब देखो नेटवर्क लेयर्स डिस्कस हो रही हैं और लेयर्स की टेक्सोनॉमी है, और फिर आप चलते जाएं तो इसमें जो क्लाउड का प्लेटफॉर्म है, ये बिग डाटा प्लेटफॉर्म डिस्कस, उसकी लेयर्स, बिग डाटा लेयर्स क्या, सेंसिंग लेयर्स कैसे काम कर रही हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कैसे होंगे, फिजिकल इम्प्लीमेंट क्या होगी, कौन सा प्रोटोकॉल कौन सा इनपुट देगा, और लेयर स्ट्रक्चर मॉडल में किस लेयर पे क्या सपोर्ट होगा, कौन सा वाला प्रोसेस किस लेयर पे काम करेगा, कौन सा प्रोसेस किसको इनपुट देगा। खैर, हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे अब आपने डरना नहीं है, मैं फिर वापस आने लगा हूँ। तो सर्वे, अच्छा तो सर्वे फिर बिग जॉब टू राइट, लेकिन हम सेकंड पे आते हैं, एक है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, इस पे आते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, अब सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या चीज़ है, कि मैं सिस्टमैटिक लिटरेचर की एक छोटी एग्जांपल कोड करूं, कि मैं वही उसी डायग्राम पे आता हूं जो भी मैंने अभी दिखाई थी। सपोज आप इस डायग्राम देखें, सपोज आप एक रिसर्चर हैं और आप सर्च रिजल्ट डाइवर्सिफिकेशन पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं एम्बिगुअस क्यूरीज पे, आप अनबिगस क्यूरी में इंटरेस्टेड नहीं है, अब मल्टी डोमेन क्यूरी में इंटरेस्टेड नहीं है, अब जियो रेफरेंसिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, इंफॉर्मेशन की क्यूरी में भी आप इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, एम्बिगस क्यूरी में भी आप सिर्फ क्यूरी लॉग पे इंटरेस्टेड हैं, और क्यूरी लॉग के अंदर क्यूरी रिफाइनमेंट और क्लिक थ्रू डाटा में इंटरेस्टेड है, यानी कि आप सिर्फ इस एक सब पार्ट पे, एक सब ट्री में इंटरेस्टेड है, और यानी कि आप बाकी चीज़ों को एड्रेस करना ही नहीं चाह रहे, ठीक है ना। तो अगर आप कहें जी मैं तो लिखने लगा हूँ सर्वे, तो फिर तो इसको ना सारा कुछ करो। नहीं भाई, मैं सारा कुछ तो नहीं करना चाह रहा, मैं तो उस टॉपिक्स में से किसी खास सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम सर्वे की बात करेंगे तो फिर यू हैव टू कवर ऑल थिंग्स, ठीक है। तो फिर क्या करें,
फिर हम एक काम करते हैं, हम इसको एक टर्म है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इस चीज़ को। इस सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, इसमें बेस्ड ऑन रिव्यू, इसमें रिव्यू हम करते हैं बट रिव्यू बेस्ड ऑन, ये तो वही बात है कि मैं आपसे यहाँ एक टर्म लिखता हूँ, रिव्यू बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चंस, या मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चंस, रिव्यू बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। सपोज करें, मैं एक बड़ी आसान सी एग्जांपल समझाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो आपकी स्क्रीन जो है वो डिसअपियर हो गई है, काइंडली वो शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन गायब होगी, ये देखिए नजर सर। आ रही है आपको? फिर नहीं, ब्लैक कलर का वो आगे आगे। हाँ जी सर, अब ठीक है सर, अब विजिबल हो गया सर। क्लियर आ जाती है। अच्छा जी, सर अब विजिबल है, थैंक यू वेरी मच। सर नहीं, अब हो गई है, सही है। चाहते ही, ठीक है ना, और वो मानता भी नहीं कि वो फैक्ट। क्वेश्चंस, रिव्यू बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। सपोज करें, मैं कहाँ डिस्पोज करते हैं उसे, ये नहीं हम कह रहे कि वो हमारे आप हमारे घर के फेंकते हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि कूड़े को डिस्पोज करने के मेथड्स क्या हैं। पहला क्वेश्चन उसे भी पूछते हैं, वो कहेगा कूड़े को डिस्पोज करने के बहुत से मेथड हैं। हमसे पूछेंगे कूड़े को डिस्पोज किस टाइम पे करना चाहिए, सुबह करें शाम करें, वो कुछ आंसर करेगा। फिर कहेंगे, हम पूछेंगे कूड़े को आप कहाँ डिस्पोज करते हैं, हमें भी गाइड कर दे, ठीक है ना। तो आप 3-4 क्वेश्चन के अंदर उसको एक्सपोज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रही है? उसके आंसर से ही असल में जो चीज़ आप पूछना चाह रहे थे वो चीज़ आपने डायरेक्ट नहीं कही, वो आपने क्वेश्चन के थ्रू उसके मुंह से उगलवाई। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जैसे कोर्ट के अंदर होता है, आपने कोर्ट में देखा होगा किसी फिल्म के अंदर कि जब एक लॉयर होता है, डिफेंस लॉयर होता है, वो एक कातिल से कुछ क्वेश्चन करता है, और उस क्वेश्चन के दौरान ना वो कातिल अपनी जो जो बातें, जो झूठ झूठ बोल रहा होता है, वो एक्सपोज हो जाता है। और पता चल जाता है कोर्ट को कि ये जो कातिल है ये ब्लफ कर रहा है, एक्चुअली इसने ही मर्डर किया है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या है कि हम, तो वो जो लॉयर होता है, जो डिफेंस लॉयर होता है, वो पहले से क्वेश्चन बना के आता है कोर्ट में। इसको पता होता है कि मैंने एक जो है जो मर्डर है उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं ताकि वो इजीली एक्सपोज हो जाए। इसकी और एग्जाम्पल लेते हैं, हम इंटरव्यूज की एग्जाम्पल लें। इंटरव्यूज में अगर आपको कहा जाता है कि आप आइए और एक बंदा है वो कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ, तो आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछें, तो आप कहेंगे जैसे मैं कोई क्वेश्चन तैयार करके आऊंगा तक मैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। अच्छा, यस सर। सब बच्चे को आ रही है? जी सर। अच्छा जी, अच्छा बच्चों आप बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर। नो सर। नो बता सर। दें कि बोर हो रहे हैं तो No, बता sir. दें। अच्छा कोई ये चीजें सीख लें, क्योंकि आपका जो ये चीजें आप क्यों सीख रहे हैं, फिर मैं वापस आता हूँ मोटिवेशन क्या है बिहाइंड, कि योर डिग्री इज स्ट्रॉन्ग रिलेटेड टू रिसर्च, ठीक है ना। और आपकी डिग्री का मतलब ही है मास्टर विद रिसर्च। और अगर आपने अगर पीएचडी कंटिन्यू करनी है और आप चाहते हैं कि आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या कहीं बाहर स्कॉलरशिप मिल जाए, या आपने इवन लेक्चरर बनना है, तो आपके अगर आपने अच्छी रिसर्च नहीं की, कोई अच्छी पब्लिकेशन नहीं की, और तो इसका मतलब है आपकी आउटपुट जीरो है, यानी कि इस डिग्री की जो आउटपुट है वो रिसर्च है। तो इवन ये रिसर्च ये नहीं कि आपने थीसिस में ही करनी है, अब ड्यूरिंग कोर्सेज भी टीचर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम हर कोर्स के अंदर हर एक पेपर लिखें, टर्म पेपर लिखें, तो उसका हमने पेपर लिखना है। तो मैं वो बात कर रहा था कि पेपर की टाइप्स क्या होती हैं और किस तरह से पेपर लिखे जाते हैं, मैं उसको आज डिस्कस करने कर रहा हूँ।
ठीक है ना। तो हम बड़ा टॉपिक पे आएंगे, टॉपिक तो जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने सीखा है। इसके लिए आपका एक पूरा कोर्स होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उस कोर्स में आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं हम उसका वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोर्स कुछ बच्चों ने ऑफर हुआ है, कुछ बच्चों ने वो कोर्स ऑफर नहीं हुआ, कुछ बच्चे उसको नेक्स्ट पर्सन पढ़ेंगे वट एवर। लेकिन जो हमें रिक्वायरमेंट है वो उतना चीज़ें तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बड़ी लीस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक अच्छे मास्टर स्टूडेंट को बताना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू पे। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कहता है, अब जो होता है, अब जो हमारा हमारा जो SWR होता है, SWR बेस्ड ऑन ऑन क्वेश्चंस, इनको इन क्वेश्चंस को हम रिसर्च क्वेश्चन कहेंगे। रिसर्च की बात हो रही है, रिसर्च क्वेश्चन करें तो अब SWR बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है। हमारा जो SWR है वो फिर इन रिसर्च क्वेश्चंस पे बेस करेगा, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या है, इस सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू के अंदर, सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू में हम इसमें भी हमारी कंट्रीब्यूशन होती है। इसमें भी हम कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये नहीं कहेंगे आप, ये कहेंगे तो व्यू है तो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, इसमें भी हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो हम कोई ना कोई मॉडल या फ्रेमवर्क प्रपोज करते हैं। मॉडल या फ्रेमवर्क जो है हम इसमें प्रपोज करते हैं। इसके अंदर भी हम जो है गैप्स एंड चैलेंजेस आइडेंटिफाई करते हैं। गैप्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। और इसके अंदर भी आप जो है कोई कंपैरिजंस देते हैं, कंपैरिजंस कुछ सॉल्यूशंस, कुछ ऑलरेडी अवेलेबल सॉल्यूशंस के कंपैरिजन देते हैं, हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके अंदर भी टू सम एक्सटेंड जो टेक्सोनॉमी होती है, यहाँ पे पूरी टेक्सोनॉमी नहीं होती। अच्छा मैं वापस आता हूँ, टेक्सोनॉमी जब यहाँ पे भी है तो आप कहेंगे तो फिर तो सर्वे में भी थी, फ़र्क क्या है। तो सर्वे में जो टेक्सोनॉमी थी ना वो काफ़ी बड़ी थी, यानी कि उस टेक्सोनॉमी के अंदर, अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस आ गया, सुन रहे हैं मेरी बात? सलाम। जी सर। यस सर। अच्छा जी। अच्छा इसमें बस ये अब क्वेश्चन आता है कि सर्वे में फ़र्क क्या है। सर्वे में तो हमने पूरी टेक्सोनॉमी कवर करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं कि हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते ही हुए हैं जिनका आंसर हमें चाहिए होता है, ये नहीं कि हम टेक्सोनॉमी का एक सबसेट कवर करना चाहते हैं। तो हम क्वेश्चन इस तरह बनाते हैं कि उन क्वेश्चंस का जो आंसर होता है ना वो सिर्फ उसी एक खास सबसेट में से आए, ठीक है ना। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हम कंप्लीट टेक्सोनॉमी को डिस्कस करने से बच जाते हैं। इनके यहाँ ये हमने सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू जो है टू सम एक्सटेंड जो होता है होल टेक्सोनॉमी को कवर नहीं करता, ये सिर्फ उस एक पार्ट को या उस एक सब ट्री को जिसको आप कवर करना चाहते हैं आप उसी को फोकस करते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट हम फोकस नहीं कर रहे। हम क्वेश्चन बनाएंगे और उन क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो वही चीज़ होगी। मैं जैसे एग्जांपल या मैं वापस आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करें आप एम्बिगुअस क्यूरीज को कवर करना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन ऐसे बनाएं कि आप बताएं कि क्यूरी लॉगिंग मेथड्स कौन से हैं, क्वेश्चन ये हो गया। और क्यूरी लॉगिंग सब टॉपिक्स, इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे क्यूरी रिफाइनमेंट जो टेक्निक्स हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, तो क्यूरी रिफाइनमेंट कवर होगी। फिर आप बताएंगे क्यूरी जो एम्बिगुअस क्यूरी की जो कम्प्लेक्सिटी है, एम्बिगुअस क्यूरी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी वो नॉर्मली किस तरह से वेरी करती है। तो आप इसको इन तीनों क्वेश्चन के अंदर आप एम्बिगुअस क्यूरी को, क्यूरी लॉग को और क्यूरी रिफाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब आप बच जाएंगे बाकी चीज़ों को डिस्कस करने से, ठीक है। तो सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू के अंदर हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं। टेक्सोनोमी ये एम है जी। अच्छा तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन को बेस पे रिव्यू करेंगे और इसमें फिर हम क्या करते हैं क्वेश्चन की बेस पे डिग आउट करते हैं। और इसमें क्या यहाँ पे हम करते हैं क्या, डिग आउट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिग आउट लिटरेचर based on keywords extracted from
क्वेश्चनर, ठीक है। क्वेश्चन से जो हमने एक्सट्रैक्ट किए उन कीवर्ड्स पे, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन हम डिग आउट करते हैं, जो डिग आउट करने के लिए वी यूज different repositories of search articles. हम सर्च आर्टिकल डिफरेंट रिपोजिटरीज यूज करते हैं सर्च करने के लिए, और फिर उन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। फिर उन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। एड्रेस क्वेश्चन जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, एड्रेस रिसर्च फ्रॉम सिलेक्टेड पेपर्स। जो हमारे सिलेक्टेड पेपर्स होते हैं, फिर उनमें से हम जो है सर्च क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। इसकी मैं एक छोटी सिंपल एग्जांपल आपसे अगर डिस्कस करूं यहाँ पे, कुछ पेपर्स मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एक पेपर जो मैं अपना ही पेपर शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको पेपर दिखाया था उसका एग्रीकल्चर का, तो यही एग्रीकल्चर का एक और पेपर है, रोल ऑफ आईओटी टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू, ठीक है। वो जो पेपर से पहले दिखाया था वो सर्वे पेपर था। अब ये पेपर दिखा रहा हूँ, पेपर तो टॉपिक तो वही है, रोल ऑफ आईओटी टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, लेकिन ये सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू है। अब इस पेपर को आप गौर से देखें तो इस पेपर के अंदर हम जो बात करेंगे, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन है, हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या इश्यूज हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और उनका आईओटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, और आईओटी से उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और इसका फिर बैकग्राउंड सेक्शन है कि आईओटी टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है विद एग्रीकल्चर। अच्छा, अब मेथोडोलॉजी पे आए। ये असल चीज़ इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहले ये रिसर्च क्वेश्चन देखें। हमने 8 रिसर्च क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर टारगेटेड प्राइमरी पब्लिकेशन चैनल्स फॉर आईओटी एग्रीकल्चर रिसर्च। कि आईओटी की जो रिसर्च है वो किन चैनल्स पे या किन जर्नल्स में, किन कॉन्फ्रेंस में पब्लिश होती है। हाउ हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोचेस बीन चेंज रिलेटेड टू आईओटी एग्रीकल्चर ओवर टाइम वाइज टेक्निक्स किस तरह से चेंज हो रही हैं और कितनी चेंज हुई हैं, ये हम रिसर्च से आंसर देंगे इसका। फिर व्हाट अप्रोचेस आर यूज्ड टू एड्रेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आईओटी एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर व्हाट आर द मेन एप्लीकेशन डोमेन्स ऑफ आईओटी एग्रीकल्चर, व्हाट आर द प्राइमरी फोकस ऑफ सिलेक्टेड स्टडीज, व्हाट टाइप ऑफ आईओटी डिवाइसेस सेंसर्स हैव बीन यूज्ड इन agriculture, what IoT network communication protocols are used in agriculture, what IoT agriculture policy has been implemented in different countries। तो IoT policies पे एक क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन बन गया प्रोटोकॉल पे। तो ये क्वेश्चन यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा कुछ हम कम भी कर सकते, डिपेंड। आप कहते नहीं जी हमने पॉलिसी नहीं डिस्कस करनी है, नहीं प्रोटोकॉल, तो हम उन क्वेश्चन को निकाल दें। अब ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं, ये क्वेश्चन उन्हीं चीज़ को डिस्कस करेंगे जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर वही हैं जिनको हम डिग आउट करना चाहते हैं लिटरेचर से। अब ये क्वेश्चन बनाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। अगर रिसर्च ऑब्जेक्टिव देखें, इसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम करना क्या चाह रहे हैं, हम मोर फोकस स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च वर्क हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द फील्ड ऑफ आईओटी एग्रीकल्चर। पहला ऑब्जेक्टिव है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च हुई है वो हम फोकस करना चाहेंगे। सेकेंड, कैटेगराइज करना है, कैटेगराइज एग्जिस्टिंग आईओटी एप्लीकेशन, सेंसर्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। थर्ड, टेक्सोनॉमी प्रपोज करनी है, प्रपोज अ टेक्सोनॉमी, ठीक है। थर्ड वो देखा, डेट फर्दर हाईलाइट्स द अडॉप्टेड आईओटी एग्रीकल्चर मेथड्स। फोर्थ देखें, एन आईओटी बेस्ड स्मार्ट फार्मिंग फ्रेमवर्क, हमें एक फ्रेमवर्क प्रपोज करना है। फिफ्थ, आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस एंड ओपन इश्यूज। ओपन इश्यूज वो हैं जो कि अभी जो रिसर्चेबल हैं, जिन पर रिसर्च की जा सकती है, और ये ओपन इशू वो टॉपिक्स होते हैं जिस पे आप डायरेक्टली इनको पकड़ने और रिसर्च शुरू कर देंगे। वो काम है जो लोगों ने एड्रेस नहीं किया। इसका मतलब नॉवेल्टी भी यहाँ से पता चलती है। तो हम ओपन इश्यूज को, चैलेंजेस को और गैप को आइडेंटिफाई करेंगे। अब वो कर कैसे रही है, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है। अब मेथोडोलॉजी इस तरह से है कि हम पहले रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखे, उसके बाद पर्पज ऑफ सर्वे क्या है पता चल गया, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन लिखे, रिव्यू स्कोप लिखा, एस्टैब्लिशिंग सर्च स्ट्रिंग। नेक्स्ट है वो सर्च स्ट्रिंग बनाया है। सर्च स्ट्रिंग में क्या हमने कीवर्ड्स बनाए,
वो कीवर्ड्स इसमें जो होता है, इसमें एक टर्म होती है, मैं वापस आता हूँ इसके अंदर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सर्च स्ट्रिंग। सर्च स्ट्रिंग, ठीक है। सर्च स्ट्रिंग क्या होता है कि हम स्टैब्लिश करते हैं, वी हैव टू राइट इसको। सर्च स्ट्रिंग को आप सर्च क्यूरी भी कह सकते हैं। सर्च क्यूरी यानी कि आपने क्यूरी बनानी है कि वो क्यूरी जो उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मटेरियल को डिग आउट करे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्च क्यूरी विल dig out all। सर्च क्वेरी क्या करेगी? सर्च क्वेरी विल dig out all material related to required, मतलब यहाँ लिखना चाहिए मुझे, required to answer questions। जो मेरे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को जो आंसर करने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए। यहाँ मटेरियल से मतलब है, यहाँ मटेरियल याद रखें, पब्लिश पेपर्स। मटेरियल से मतलब हमारे वो पेपर जो कि पब्लिश्ड हैं, ठीक है। पब्लिश पेपर जो उनको आंसर करने के लिए ज़रूरी है। अब सर्च क्यूरी में क्या होगा, इसमें पार्ट्स होते हैं सर्च क्यूरी में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे हम सर्च क्यूरी, इसमें इसमें कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कीवर्ड्स हम डायग्नोज करेंगे। कीवर्ड्स डायग्नोज करेंगे। कीवर्ड्स की 3 टाइप्स होती हैं। कीवर्ड जो हम डायग्नोज करेंगे उनकी 3 टाइप्स हैं। एक होते हैं आपके प्राइमरी कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स। सेकंड है सेकेंडरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स। और थर्ड है एडिशनल कीवर्ड्स। प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स और एडिशनल कीवर्ड्स, ये 3 टाइप्स हैं। ये अपने लेवल्स ही हैं। ये लेवल 1 कीवर्ड्स हैं, ये लेवल 2 कीवर्ड्स हैं, ये लेवल 3। मैं एग्जांपल, अगर आप डाटा स्ट्रक्चर पे रिसर्च कर रहे हैं तो डाटा स्ट्रक्चर प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है ना। और सेकेंडरी कीवर्ड क्यू हो सकता है, डाटा स्ट्रक्चर में क्यू। और क्यू के अंदर जो सर्कुलर क्यू है वो एडिशनल कीवर्ड हो सकता है। तो एक लेवल 1 है, एक लेवल 2 है और एक लेवल 3। या उससे उससे अगर कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड है वो भी डाल सकते हैं। तो आपने 3 लेवल बनाने हैं। अब इसमें ये 3 बकेट्स हैं और इनके दौरान जो फार्मूला होगा, आप इन 3 बकेट्स को इस तरह से फिल करें कि मैं सपोज करता हूँ कि मैं सपोज प्राइमरी कीवर्ड 1, प्राइमरी कीवर्ड 2, प्राइमरी कीवर्ड 3 मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और इस तरह से मैं लिखता हूँ जी सेकेंडरी कीवर्ड 1, सेकेंडरी कीवर्ड 2 और ये 2 सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए। और सपोज करते हैं एडिशनल कीवर्ड, एडिशनल कीवर्ड्स 1, एडिशनल कीवर्ड्स 2, एडिशनल कीवर्ड 3। और हमने इनका जो फार्मूला होता है, इस क्यूरी का जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला है इस क्यूरी का, वो फार्मूला कुछ समझ बनेगा कि आप लिखेंगे प्राइमरी कीवर्ड 1, इसके दरम्यान और है, ठीक है, और लगेगा। प्राइमरी कीवर्ड 2, इसके दरम्यान भी और लगेगा। प्राइमरी कीवर्ड 3, ठीक है। ये तो कि प्राइमरी कीवर्ड्स आ गए। इस तरह इसके इन दोनों के बाद एंड लगेगा, एंड। फिर आपके ये आगे सेकेंडरी कीवर्ड्स, ये आपके आगे सेकेंडरी कीवर्ड्स, इनके दरम्यान भी और लगेगा, ठीक है। और फिर ये आपके एडिशनल कीवर्ड यहाँ भी एंड आएगा और ये आपके आगे एडिशनल कीवर्ड्स, एडिशनल कीवर्ड्स के दरम्यान भी और आएगा। तो ये आपका बन गया सर्च स्ट्रिंग, सर्च क्यूरी। इस सर्च क्यूरी को आप किसी भी रिपोजिटरी पे रन करें तो उसके रिलेटेड आपको पेपर रन, गूगल स्कॉलर पे रन करें, IEEE रन करें, ACM डिजिटल लाइब्रेरी पे रन करें, स्प्रिंगर लिंक पे रन करें, MDPI पे रन करें, इसको किसी प्री प्रिंट पे रन करें। तो ये सारे जितने रिपोजिटरीज हैं जो पेपर्स के डेटाबेसेस हैं वो सर्च स्ट्रिंग को इस
इस सर्च स्ट्रिंग को सपोर्ट करती है। तो ये 3 बकेट्स हैं, इसमें याद रखें बकेट्स में विद इन जो कीवर्ड्स हैं वो और हैं, और बकेट से बाहर एंड लगना है आपने, तो ये आपका सर्च स्ट्रिंग बनेगा। मैं अब यहाँ एक एग्जांपल से आपको डिस्कस करता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ और वो आपको पेपर में आपसे शेयर कर रहा हूँ। यह है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टमेटिक मैपिंग स्टडी। इसके अंदर देखें जो कीवर्ड्स, मैंने सिर्फ सर्च स्ट्रिंग दिखाना है उसको, इसमें आपको सर्च स्ट्रिंग को दोस्त देखें। इसमें जो है आपका प्राइमरी कीवर्ड रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे है, तो प्राइमरी कीवर्ड इसमें एक ही है रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ये ऐड आ गया, ऐड से लेके यहाँ तक सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट प्रोसेस, और इससे आगे फिर ऐड आ गया, और ऐड से आगे ये देखें फिर से आपके एडिशनल कीवर्ड एजुकेशन स्टार। एजुकेशन स्टार से मतलब होगा एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनल, एजुकेशन, ट्रेन स्टार से ट्रेनिंग, ट्रेनर, ठीक है, टीचिंग स्टार से टीचिंग, ठीक है, टीचिंग, और कोर्स, लर्निंग, करिकुला, करिकुलम, करिकुला स्टार से क्या, स्टार जब आएगा इसका जीरो मोर है, करिकुला तो आएगा, करिकुलम, करिकुला भी आ सकता है। तो इससे अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग बनाऊं तो यहाँ से लेते हैं हम रिक्वायरमेंट, और यहाँ से लेते हैं इंजीनियरिंग, और यहाँ से लेते हैं एजुकेशन। जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एजुकेशन पेपर सर्च करेगा, यहाँ से ले रिक्वायरमेंट, यहाँ से ले एलिस्ट्रेशन, और यहाँ से ले ट्रेनिंग, तो रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन ट्रेनिंग सर्च करेगा। तो यहाँ से ले रिक्वायरमेंट, और यहाँ से लेते हैं स्पेसिफिकेशन, और यहाँ से लेते हैं टीचिंग, तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टीचिंग सर्च करेगा। तो ये ऑल पॉसिबल जितने सैंपल्स इसके बनेंगे ना, वो सारे सैंपल्स को सर्च करेगा, और वो सारे सैंपल्स सर्च होंगे। तो हमने करना क्या, उन सारे पेपर्स को सर्च करना है। जब वो सारे पेपर हम सर्च कर लें तो ये देखें, जैसे ये जो एग्जाम्पल मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल को देखें। जब वो सारे पेपर सर्च हो जाएंगे तो हम उसको उसके ऊपर आएंगे। ये देखें, ये जो सर्च कीवर्ड लगाया, ये सर्च कीवर्ड हम बता रहे हैं कि जब IEEE पे गया तो 1900 पेपर आए, स्प्रिंगर पे लगाया तो 601 पेपर्स आए, डेटा साइंस डायरेक्ट पे लगाया तो 402 पेपर्स आए, MDPI पे 250 आए, IGI ग्लोबल पे 21 पेपर्स आए, और टोटल 3179 पेपर्स आए, ठीक है। तो इसका पेपर तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अब इन सारे पेपर ने मिल के उन क्वेश्चन काम थे, लेकिन सारे क्वेश्चन पेपर शायद हमारे काम के ना हो, ठीक है ना। सारे हो सकता है सारे क्वेश्चन, सारे पेपर तो बहुत ज़्यादा, क्यूरी तो बेशुमार पेपर्स को एक्सट्रैक्ट करती है। तो जब क्यूरी बेशुमार पेपर्स को एक्सट्रैक्ट करती है तो सारे पेपर तो हमारे काम के नहीं है, लेकिन मज़े की बात है कि हमने रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करना है। मैंने कहा था एड्रेस्ड रिसर्च क्वेश्चन फ्रॉम सिलेक्टेड पेपर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेपर इसको एक टर्म यूज़ करेंगे, पेपर सिलेक्शन या पेपर स्क्रीनिंग, ठीक है। पेपर्स इसमें एक टर्म होती है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है कि हम सारे पेपर्स नहीं लेंगे, पेपर्स तो बहुत ज़्यादा आएंगे, हम पेपर्स को एक क्राइटेरिया बनाएंगे इंक्लूजन क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के थ्रू बहुत पेपर्स को एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे जो हमारे काम के नहीं हैं। इसकी एग्जांपल कुछ ये देखें, इस पेपर के अंदर हमने एक क्राइटेरिया बनाया, वो ये क्राइटेरिया है, इसको बोलते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया, ठीक है। Screening of relevant papers. All the papers in search were not precisely relevant to research questions. Therefore, they needed to be addressed according to the actual relevancy. ठीक है ना। उसके लिए हम क्राइटेरिया बनाएंगे। हम क्राइटेरिया बनाया, हम क्या करें, आर्टिकल्स नॉट प्रेजेंटेड न्यू एंड इमर्जिंग आइडियाज वो हम निकाल देंगे। पेपर पब्लिश अदर देन कॉन्फ्रेंस जिन्होंने निकाल देंगे। आर्टिकल विदाउट डिफाइनिंग डाटा सोर्स निकाल देंगे। आर्टिकल्स नॉट पब्लिश इंग्लिश लैंग्वेज वो भी निकाल देंगे। आर्टिकल पब्लिश बिफोर 2006 वो भी निकाल देंगे, क्योंकि हमने 2006 से ऑनवर्ड इसको लिखा है। इसको पेपर डॉट आर नॉट रेलिवेंट टू सर्च स्ट्रिंग वो भी निकाल देंगे, ठीक है। तो हम इसके स्क्रीनिंग करेंगे, तो स्क्रीनिंग में फिर जो पेपर निकलेंगे वो ये स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, फिर इसके अलावा हम वो पेपर भी निकाल देंगे जो कि ये देखें जी,
रिसर्च स्ट्रिंग में टोटल पेपर आए 301 थिंग। जब स्क्रीनिंग टाइटल वाइज स्क्रीनिंग की तो 240 रह गए। जब हमने डुप्लीकेशन वाइज स्क्रीनिंग की, हो सकता है एक पेपर यहाँ भी हो तो 171 रह गए। जब हमने एब्स्ट्रैक्ट वाइज स्क्रीनिंग की तो 104 रह गए। जब हमने इंस्पेक्शन की फुल आर्टिकल की 67 रह गए। तो पेपर सिर्फ एट दैट 67 रह गए। अब 67 पेपर से इन 67 पेपरों से अपने उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो अगर नोट करें यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेबल बना नजर आएगा। उस टेबल में वो 67 पेपर सारे होंगे जिनको क्वेश्चन को आंसर करना है। ये 60 ये एक टेबल नजर आ रहा है आपको, इसमें ये सारे पेपर्स हैं। ये 25 एक पेपर है जो एक जनरल से है, 2009 में पब्लिश हुआ था। वो एक मेथड पेपर है, उसमें एप्लीकेशन डोमेन मॉनिटरिंग थी। मेजर फोकस क्या था? प्रपोज अ मेथड टू मेजर एनवायरमेंटल कंडीशन इन अ वास्ट एरिया सच एज एयर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। और ये सेंसर इसमें जो यूज हुए थे, माइक्रो क्लाइमेट सेंसर यूज हुआ, प्रोटोकॉल ZigBee और WSN यूज किया था। उसके बाद पेपर की हमने इस पेपर को स्कोर भी किया है। स्कोरिंग कैसे किया मैं बताता हूँ। हमने पेपर को स्कोरिंग भी की है। जिस पेपर का स्कोर ज्यादा हाई है ना, इसका ना ज्यादा रेलिवेंट है, जिसका स्कोर कम है वो कम रेलिवेंट है। तो ये टोटल 67 पेपर्स का टेबल है। ये देखिए जो टेबल नजर आ रहा है, ये टोटल 67 पेपर्स का टेबल है। ठीक है, अब इसमें हमने पेपर्स की स्कोरिंग भी की है। ये देखिए इस पेपर का स्कोर आया 2, इस पेपर का स्कोर आया 1, इसका आया 2.5, इसका आया 1.5, इसका 2.5, इसका 3। तो हर पेपर का कोई ना कोई स्कोर है। तो हमने स्कोरिंग क्राइटेरिया भी डिफाइन किया है कि हम पेपर्स को स्कोर किस बेस पे पेपर्स को स्कोर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे आके देखें स्कोरिंग क्राइटेरिया पेपर्स का, ये ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ये क्या है ये देखें। इसके लिए हमें डिक आउट करना पड़ेगा। अगर पेपर जो है उसने जो स्टडी कंट्रीब्यूट्स टू IoT एग्रीकल्चर द पॉसिबल आंसर फॉर रिसर्च, अगर IoT कंट्रीब्यूट कर रहा है IoT एग्रीकल्चर रिसर्च को तो इसको 1 देंगे, नहीं तो 0 देंगे। अगर स्टडी क्लियरली सोल्यूशन बता रही है तो 1 देंगे, पार्शली बता रही है तो 0.5 देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, 0 देंगे। अगर वो पब्लिश्ड उस पर जो साइटेशंस हैं वो आंसर्स कर रही हैं, the published studies have been cited by other articles and possible answer for research questions, अगर जो जितने पेपर पब्लिश हुए हैं वो लोगों ने साइट भी किए हैं, साइट किए इसमें वो अच्छे पेपर हैं, तो उस पे बेस पे उन्होंने कुछ नंबर रखा है। फिर देखा है वो अगर अच्छे जर्नल से, अच्छी कॉन्फ्रेंस से हैं तो उसके नंबर हैं। जनरल अच्छे जो जर्नल होते हैं वो सारे जनरल साइटेशन रिपोर्ट में नजर आते हैं, और अच्छी कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं कोर रैंकिंग। और यहाँ पे हमने रखा है अगर जर्नल JCR में है और JCR में फर्दर क्वार्टाइल रैंकिंग होती है, क्वार्टाइल 1, 2, 3, 4 का है तो उसको इतने नंबर दिए जाएंगे। अगर वो सिंपल कोर में है ABC तो उसको इतने नंबर दिए जाएंगे। तो इसकी बेस में नंबरिंग रखा है, वो नंबरिंग करके ये नंबरिंग ये कैलकुलेट हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेपर का नंबर अगर 4 आया तो ये क्राइटेरिया नंबर 1 में 1 आया, क्राइटेरिया B में 1 आया, क्राइटेरिया C में 1 आया, क्राइटेरिया D में 2 आया। तो एक्चुअली ये जो भी स्कोर आ रहे हैं ये स्कोर इनको कैलकुलेट करके इनको निकाले जाएंगे। तो स्कोरिंग जो है आपने जो स्कोरिंग डिफाइन करनी है उसकी बेस पे स्कोरिंग करेंगे। एक और एग्जांपल देखें, एक और पेपर है, इसमें भी ये जो स्कोरिंग के रूल बताए गए हैं, और जो पेपर इंक्लूड होंगे वो भी स्कोरिंग क्राइटेरिया, वो पेपर जो स्कोरिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वही आएंगे। इसके अलावा हम स्कोरिंग क्राइटेरिया भी डिफाइन करेंगे। तो इसमें एक मेजर चीज है पेपर का स्कोरिंग क्राइटेरिया। सर स्क्रीन फिर से ब्लैक हो गई है। तो पेपर का जो है ना स्कोरिंग क्राइटेरिया भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो स्कोरिंग क्राइटेरिया में बताएंगे कि पेपर की रिप्यूट पे, इस पेपर की रिप्यूट से क्या मतलब है? पेपर की रिप्यूट पे स्कोरिंग होगी। पेपर की रिप्यूट से मतलब है पेपर कितने अच्छे जर्नल में छपा है, एक कितनी अच्छी कॉन्फ्रेंस में है, नंबर 2 उस पेपर को कितना साइट किया गया है, उस पेपर में एम्पिरिकल या वैलिडेशन हुई है कि नहीं हुई, उस पेपर के अंदर जो है कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, उस पेपर में नॉवेल्टी एविडेंस है कि नहीं, उसके बेस पे स्कोरिंग क्राइटेरिया है। तो पेपर की रिप्यूट पे हम हर पेपर को स्कोर भी करेंगे। तो इसके अंदर जो स्कोरिंग हुई है पेपर्स की, वो पेपर की जो है क्राइटेरिया पे किया गया, ये स्कोरिंग जो पेपर की स्कोरिंग को नजर आ रही है। ठीक है,
तो अब अगर इस टेबल का गौर देखें तो ये टेबल जो है ये इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फिर टेबल दिखाता हूँ कुछ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है विच पब्लिकेशन चैनल आर द मेन टारगेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च। विच पब्लिकेशन चैनल आर द मेन टारगेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये पहला क्वेश्चन है। पब्लिकेशन चैनल्स कौन से हैं, ये पहला कॉलम इसको आंसर कर रहा है। पब्लिकेशन चैनल या तो पेपर वर्कशॉप में छपता है, या कॉन्फ्रेंस में छपता है, या जर्नल में छपता है, या सिंपोजियम में होता है। तो जर्नल, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिंपोजियम, ये वो वेन्यूज है जहाँ पेपर पब्लिश होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन उसको आंसर कर रहा है। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखें। जो सेकंड क्वेश्चन था, हाउ हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोचेस रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग चेंज ओवर टाइम। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोचेस हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की रिसर्च में यूज हुई हैं, वो उनमें कितनी टाइम में क्या क्या वेरिएशन आई हैं। तो ये जो पेपर जो सेकंड कॉलम है ये बता रहा है 2004 में ये हुआ, 8 में हुआ, 3 में। जितने पॉसिबल पेपर्स आ रहे हैं जो ये फ्रीक्वेंसी है टाइम की, तो इसमें 10 साल के पेपर हैं, तो 10 साल के पेपर की फ्रीक्वेंसी में जो पेपर्स आ रहे हैं उस पर वो डिस्कस हो रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द रिसर्च टाइप्स। रिसर्च टाइप्स कौन सी हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की हुई है। रिसर्च टाइप से थर्ड कॉलम इसको आंसर कर रहा है। रिसर्च टाइप एवेल्युएशन रिसर्च है, एक्सपीरियंस पेपर है, सॉल्यूशन प्रपोजल है, आपका सॉल्यूशन पेपर है। तो ये नॉर्मल रिसर्च एवेल्युएशन रिसर्च में आप किसी प्रॉब्लम को एवेल्युएट करते हैं, उसका एवेल्युएशन मॉडल बनाते हैं। एक्सपीरियंस में एक टीचर टीचर एजुकेशन का पेपर है, टीचर अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें शेयर करता है। सॉल्यूशन पेपर में आप एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं। फिर एम्पिरिकली देखें तो तीसरा क्वेश्चन एम्पिरिकल इस पे था, व्हाट आर द रिसर्च टाइप। फोर्थ में क्वेश्चन रिव्यूएबल था, आर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टडीज एम्पिरिकली वैलिडेटेड, क्या वो एम्पिरिकली वैलिडेट हुई हैं कि नहीं हुई। तो फोर्थ क्वेश्चन पे फोर्थ वाला कॉलम है, एम्पिरिकली वैलिडेट करने के जो तरीके हैं, सर्वे है, एक्सपेरिमेंट है, या आपका केस स्टडी है। केस स्टडी किसी एक टॉपिक पे होती है, फॉर एग्जाम्पल आप ब्लॉकचेन को डिस्कस कर रहे हैं तो पाकिस्तान को केस स्टडी ले लें कि ब्लॉकचेन के जो फैक्ट्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की केस स्टडी किसी एक एनवायरनमेंट पे, किसी एक नैरो एरिया पे होती है। तो अप्रोचेज, ये अप्रोचेज पे अगला क्वेश्चन था। दूसरे अगला क्वेश्चन एक्टिविटीज पे था, दूसरे अगला क्वेश्चन करिकुला पे था। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको नजर आएगा अप्रोचेज पे है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए अप्रोचेज कौन सी हैं। व्हाट आर द अप्रोचेज दैट वर रिपोर्टेड इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक्टिविटीज पे है। और तीसरा है करिकुला पे। तो ये 3 क्वेश्चन उस पे हैं, जो अगले 3 कॉलम्स हैं वो 3 क्वेश्चन पे हैं। तो हुआ क्या कि हमने उन क्वेश्चन को डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ दीज पेपर्स। क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स बनाई, जैसे ये नजर आ रहा है स्टैटिस्टिक्स में देखें, इसमें नजर आ रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस में से इतने सारे पेपर्स आए हैं। इसका ये वाहिद कॉन्फ्रेंस जिसकी 37% रैंकिंग है, और ये वाहिद दुनिया में की वाहिद कॉन्फ्रेंस जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट के पेपर छपते हैं, और सबसे कम पेपर जो चलते जाए तो ये है 1.27 से कम है। और ऊपर चलते हैं कुछ रैंकिंग बनाई है, ईयर वाइज ग्राफ है कि ईयर वाइज कितनी पब्लिकेशन नजर आ रहा है कि 2019 में तो बहुत कम रिसर्च हो रही थी, लेकिन 2004, 5, 8 तक बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन अब फिर कम हो गई है। ये ग्राफ बता रहा है कि किस टाइप की रिसर्च, एवेल्युएशन रिसर्च में केस स्टडी का एक पेपर है, एक्सपेरिमेंट के 7 पेपर हैं, सर्वे के 8 पेपर है। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि इसको देखें कि सॉल्यूशन पेपर जो है मेथड वाइज 13 है, सॉल्यूशन पेपर टूल वाइज 11 है, सॉल्यूशन पेपर मॉडल वाइज 3 है, सॉल्यूशन पेपर फ्रेमवर्क वाइज 3 है, सॉल्यूशन पेपर गाइडलाइन वाइज 1 है। तो ये तो सारे जो डिस्कस करेंगे तो ग्राफ बनाएंगे। ये वाला ग्राफ इस टाइम बता रहा है एवेल्युएशन, रिसर्च, एक्सपीरियंस और सॉल्यूशन पेपर में डिफरेंट ग्राफ बने हुए हैं। और ये बता रहा है आपको कि जो करिकुला था, ये डिफरेंट करिकुलम्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को डील करते हैं, तो उसके स्टैटिस्टिक्स है। क्वालिटी असेसमेंट, मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं, 1.5 मिनिमम है, और मैक्सिमम जो पेपर है उन्होंने 4.5 नंबर्स, पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 16, पेपर नंबर जो 7 और उन्होंने लिए जो यहाँ पे साइट हो रहे थे। तो एक्चुअली वापस आते हैं तो इसमें जो SLR है, सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू, इसके अंदर हम पहले क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चंस की बेस पे लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, उसको हम सर्च स्ट्रिंग बनाएंगे, डिग आउट करेंगे, डिग आउट करके फिर हम क्वेश्चंस उनको एड्रेस करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम एड्रेस करेंगे तो इसकी भी कंट्रीब्यूशन है, इसकी कंट्रीब्यूशन में भी आप कोई मॉडल, कोई गैप, कोई कंपैरिजन या टेक्सोनॉमी बताएंगे। जी जी
माजरत के साथ सर वो आपकी स्क्रीन पे डिसअपियर हो गई है, तो ब्लैक स्क्रीन आ गई है। स्क्रीन गायब हो गई है ये? हाँ जी सर, सॉरी नोटपैड आप, हाँ जी नोटपैड सर गायब हो गया। जी सर आप ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। इससे मैं आगे चलूंगा, मैं एक चीज डिस्कस करूंगा, उसमें मैं बस वाइंड अप कर रहा हूँ, हाउ टू डिग आउट। एक सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, इफ इट्स पॉसिबल। जी जी। अच्छा सर, ये जो SLR है, इसमें क्वेश्चंस की कोई लिमिट भी होती है कि मतलब इसमें एक दो या तीन क्वेश्चंस, या आप किसी एक क्वेश्चन को भी के ऊपर भी आप पेपर देख सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एसएलआर में मैक्सिमम लोग क्वेश्चन तो कोई लिमिट नहीं, आप 4 बना लें, 6 बना लें, 7 बना लें, बाकी नॉर्मली 2 या 3 तो होते ही हैं, 2 या 3 क्वेश्चन होने चाहिए। तो नॉर्मल अगर स्टेटिस्टिक्स निकालें, अगर मैं 500 एसएलआर अगर मैंने देखे हैं तो 3 क्वेश्चन तो नॉर्मली थे उनमें एवरेज सब में, या 3 से ज्यादा थे, ठीक है ना। अच्छा सर, इससे फिर जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है कि मिसाल के तौर पे आप कोई भी एक चूज कर लेते हैं, क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, तो उसके लिए अगर रिसर्च मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और आपके पास मतलब जिस तरह अभी आपने दिखाया इसमें 3000 प्लस रिजल्ट्स आए, और अगर मिसाल ऐसा कोई एरिया हो जिसमें आपके पास जो पब्लिश्ड रिसर्च है वो ज़्यादा ना हो, तो फिर सर इसको कैसे प्रोसीड कर सकता है बंदा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें आप जब रिव्यू पेपर लिख रहे हैं, रिव्यू कैटेगरी में आपने कहाँ से आंसर करना है? ऑलरेडी बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल पब्लिश लिटरेचर। आपका क्वेश्चन ये है कि हम रिव्यू पेपर लिखने लगे हैं, इधर सर्वे या एसएलआर, लेकिन उस पर पेपर पब्लिश हुए ही नहीं हुए या बहुत कम है, तो फिर उस टॉपिक पे तो बनता ही नहीं एसएलआर। जरा ऐसा उस टॉपिक बनेगा जिसपे ऑलरेडी कुछ पब्लिश हुआ हो, कुछ रिसर्च हुई हो। अब एक बंदा कहता है जी आपने एसएलआर लिख लिया है और ये काम तो हुआ ही नहीं हुआ था, ये तो हो ही नहीं सकता, अगर एसएलआर लिखा तो ये बहुत ज़्यादा काम हुआ होगा इस पर, तभी तो उसने एसएलआर लिख लिया या सर्वे लिख लिया। अगर आप कहेंगे उस पर काम ही नहीं हुआ तो फिर सर्वे एसएलआर तो बनता ही नहीं है, फिर आप प्रॉब्लम बेस पेपर लिखें, ठीक है ना। थैंक यू सर। तो ज़ाहिर है जिसपे तो वही प्रॉब्लम लिखा जाएगा जिसपे सर अगर हम अपने मतलब करंट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, क्योंकि ज़्यादातर रिसर्च जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में की जाती है, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट में ले लें तो उसमें फिर सर मतलब आपको मतलब एसएलआर के अंदर आप कोई क्वेश्चनेयर वाला भी बना सकते हैं जिसमें फिर आप जो अच्छा इसमें बड़ा इस एसएलआर में ना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने किया कि ये क्वेश्चन बड़े टेक्निकल बनाने हैं, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बना देने, ये क्वेश्चन बुकिश नहीं होना चाहिए। मैं पता ब्लॉकचेन पे ऐसा लिख रहा हूँ तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकेगा जी व्हाट इज ब्लॉकचेन, ये तो खैर क्वेश्चन हो बनेगा ही नहीं। ये इवन ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेंसस प्रोटोकॉल्स, ये भी नहीं बनेगा, ये बुकिश क्वेश्चन है। इवन ये भी क्वेश्चन नहीं बनता कि ब्लॉकचेन इज व्हाट डाटा स्ट्रक्चर आर यूज बिहाइंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हर वो चीज क्वेश्चन नहीं बनेगी जिसका आंसर बुकिश है। हाँ, हर वो चीज क्वेश्चन बनेगी जिसका आंसर लिटरेचर से डिग आउट करके दिया जाए। यानी कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लॉकचेन की कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो एग्रीकल्चर में यूज हुई हैं। अब ये बुकिश क्वेश्चन नहीं है, ये आपको लिटरेचर से पब्लिश पेपर पता चलेगा। लेकिन जो बुकिश जिस क्वेश्चन का आंसर बुकिश हो वो रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता। जब मैंने इसमें लिख दिया रिसर्च क्वेश्चन, तो आप याद रखें ये रिसर्च क्वेश्चन है तो फिर इसका आंसर भी कहीं रिसर्च से ही मिलना चाहिए, किसी किताब में ना लिखा हो। यानी कि आप रिसर्च कर रहे हैं। हम इनकेस हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनाने के पहले हमें लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, जो पब्लिश्ड वर्क है वो पढ़ें, उसके बाद हमें पता चले कि हाँ इतना वर्क है इतना, तो अब ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बहुत अच्छा। अब यानी कि ये तो खैर बहुत मेजर चीज़ है कि जो भी लिख रहा है एसएलआर लिख रहा है उसको डोमेन नॉलेज होना चाहिए। यानी कि एक बंदा एसएलआर लिख रहा है स्पैम रिव्यूज पे, तो उसको पता ही नहीं स्पैम रिव्यूज क्या होते हैं, उसको कुछ नहीं पता कि स्पैमिंग कहते क्या है, उसे कुछ नहीं पता कि जो मशीन लर्निंग मेथड्स कौन से यूज हो रहे हैं, तो वो तो ज़ाहिर नहीं लिख सकेगा ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए जब बच्चे रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो मैं बच्चों से एक बात पूछा करता हूँ कि भाई उस टॉपिक पे रिसर्च करो जो तुम्हारा डोमेन नॉलेज है। तुम्हारा डोमेन नॉलेज ही नहीं है तो पहले डोमेन नॉलेज लेके आओ, क्योंकि डोमेन नॉलेज अगर आपका वीक है तो रिसर्च तो भाई आगे की चीज़ है ना। अगर मैं इस फादर में मुझे कोई कहे ब्लॉकचेन पर रिसर्च करो तो मुझे ब्लॉकचेन की एबीसी भी नहीं आती सपोज, तो मैं ब्लॉकचेन पे क्या रिसर्च करूंगा? पहले मुझे ब्लॉकचेन का डोमेन नॉलेज चाहिए, ठीक है ना।
और फिर ज़ाहिर है उससे रिलेटेड लिटरेचर, डोमेन नॉलेज के लिए मैं लिटरेचर पढ़ूंगा तो बेस्ट स्टार्टर सर्वे पेपर है। अगर मुझे कोई अच्छा सर्वे पेपर मिल जाए ब्लॉकचेन का तो एक बेस्ट स्टार्टर है। तो अगर इसलिए नॉर्मली कहते हैं कि रूल ऑफ थंब क्या होता है, गो फॉर सर्वे पेपर। इवन डोमेन नॉलेज लेने के लिए लोग गो फॉर सर्वे पेपर का रूल ऑफ थंब यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर वहाँ मुझे ब्लॉकचेन के लिए भी नहीं आती, लेकिन मुझे ब्लॉकचेन का अच्छा पेपर सर्वे पेपर मिल जाए और मैं उसको बड़े मेहनत से पढ़ूँ तो मुझे, जैसे मैंने अभी पेपर आपको दिखाया IoT इन एग्रीकल्चर, आपको एग्रीकल्चर के लिए बे नहीं आती, IoT की भी बे नहीं आती, आप वो पेपर पढ़ें। आप वो पेपर पढ़ने के बाद डोमेन, अपने आपको डोमेन एक्सपर्ट फील करेंगे, आपको चाहे बना बने आपको एक फीलिंग आएगी, आपको लगेगा मुझे मुझे कम से कम IoT और एग्रीकल्चर की सारी डोमेन का पता चल गया है। अगर आप उस पेपर को पढ़ पाए, पेपर पढ़ना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, उसको पढ़ने के लिए भी आपको खून पसीना एक करना पड़ेगा। ठीक तो है जी सर इसमें काइंडली करवाइएगा कि जो हमारी थीसिस है उसमें हम SLR भी, मतलब आपने सर्वे पेपर तो बताया कि उसमें एक्सेप्टेबल है, तो SLR भी सर एक्सेप्टेबल है सब हमारे? कुछ एक्सेप्टेबल, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। ये तीनों रिसर्च की टाइप्स है ना सर ये तीनों रिसर्च की तो टाइप्स हैं, ये देखें ना। आप जो है प्रॉब्लमेटिक पेपर भी कर रहे हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एज MS थीसिस बोथ आर अलाउड, लेकिन बहुत से ऐसे टीचर हैं जो MS थीसिस में बच्चे रिव्यू पेपर लिखते हैं और प्रॉब्लम पे ही काम कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम पे जब काम कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का लिटरेचर तो पढ़ते ही हैं, तो वो रिव्यू पेपर भी लिखते हैं और प्रॉब्लमेटिक पेपर लिखते हैं। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों पेपर लिखे हैं। अब बहुत से ऐसे पेपर हैं जिन्होंने, बच्चे हैं जिन्होंने रिव्यू लिखा है और उन्होंने सर्वे भी लिखा है, SLR भी लिखा है। ऐसी एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है ना। लेकिन आप अगर PhD कर रहे हैं तो PhD में रिक्वायरमेंट होती है कि आप प्रॉब्लमेटिक पेपर लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, उसके सपोर्टिंग में रिव्यू पेपर हो सकता है, लेकिन अब प्रॉब्लम PhD में किसी एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना होता है आपने, ठीक है ना। तो MS में आप प्रॉब्लमेटिक पेपर करते हैं तो आप रिव्यू पेपर लिख सकते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिव्यू तो पढ़ ही रहे हैं। क्योंकि आपको शायद याद हो, इसमें मैं एक चीज़ कही थी कि आप रिलेटेड वर्क लिखते हैं, यहाँ पे रिलेटेड वर्क का जिक्र किया था प्रॉब्लमेटिक में। तो रिलेटेड वर्क जब आप करते हैं, इट मीन्स आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको देख रहे होते हैं कि बाकी लोगों ने क्या किया है, तो इसका मतलब एक किस्म का रिव्यू तो कर ही रहे होते हैं, बस उसको लिखना है एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ बता रहा था कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्रेंस एंड जर्नल क्या है। जर्नल और कॉन्फ्रेंस में क्या फ़र्क है? जो मेजर वेन्यूज है ना, वो जो एक जर्नल और कॉन्फ्रेंस होता है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस होता है एक इवेंट है जो किसी सर्टन इवेंट किसी टाइम पे या किसी ईयर में होता है, जबकि जर्नल कोई इवेंट नहीं होता। जर्नल ऑन गोइंग है, जर्नल तो चल रहा होता है, यानी कि जर्नल, एक जर्नल ओपन है तो वो चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गुड जर्नल। एक टर्म है गुड जर्नल और एक टर्म है गुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। गुड जर्नल, अच्छा जर्नल, ये तो वही बात है कि मैं कहूँगा जी कौन सी यूनिवर्सिटी गुड है, तो आप कहेंगे जो अच्छी से रिकॉग्नाइज है वो गुड है। इस तरह जर्नल हमेशा वो गुड होता है जो JCR में साइट हो। JCR कहते हैं जर्नल, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, ठीक है। जर्नल साइटेशन रिपोर्ट ना वंस एक रिपोर्ट है जो वंस ईयर पब्लिश होती है, ठीक है ना। पब्लिश वंस ईयर, हर साल पब्लिश होती है ये, और इसमें जर्नल्स के नाम लिखे होते हैं, इसमें जर्नल्स के नाम लिखे होते हैं। और ये हर साल, जिस साल पब्लिश होती है ना उससे, इनके 2020 चल रहा है अभी, 2020 में जो JCR है वो 2019 की है, और 2019 में 2018 की थी, और 2021 में 2020 की होगी। एक साल पुरानी वाली JCR होती है। मैं आपको JCR आपसे शेयर करता हूँ। तो JCR में जो जर्नल्स होते हैं उनमें जर्नल JCR एक लिस्ट है, जो एक कंपनी है इंडेक्सिंग करती है, उसका नाम क्लैरिवेट एनालिटिक्स है। तो क्लैरिवेट एनालिटिक्स इस लिस्ट को पब्लिश करती है। ये लिस्ट है क्या चीज़, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। ये देखिए, एक JCR को नज़र आ रही है, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, ये 2018 की है। अगर 2018 की, इट मीन्स ये 2019 तक वैलिड थी।
तो अब 2020 आ गया तो फिर इसकी नई JCR 2020, इसमें जर्नल्स के नाम लिखे हैं, जर्नल्स का नाम है, उनके इम्पैक्ट फैक्टर आ रहे हैं और टोटल साइट्स आ रही हैं कितनी हुई हैं उस साल में। इस जर्नल की जो टोटल साइटेशन हुई हैं 32,410 हुई हैं इन 2018 में, और ये इम्पैक्ट आ रहा है जर्नल का, इम्पैक्ट भी साइटेशन में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे जिन जर्नल्स के जिनके इम्पैक्ट ज़्यादा है उस पर सॉर्टेड है, जिनके इम्पैक्ट ज़्यादा है वो ऊपर हैं, जिनके इम्पैक्ट नीचे हैं तो स्क्रॉल करते चले जाएँ तो ये जर्नल आते चले जाएंगे जिनके इम्पैक्ट कम है। सपोज करें कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ सपोज डेटाबेस पे, तो मैं चलूँ डेटाबेस का कोई जर्नल कौन सा अच्छा है, तो मैं सर्च करता हूँ Ctrl+F डेटाबेस, ठीक है। तो अब कोई जर्नल जिसमें नाम में डेटाबेस आ रहा हो वो यहाँ नजर आएगा। ये देखें ये जर्नल है डेटाबेस के नाम से, एक जर्नल ये है डेटाबेस के नाम से, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 3.68 है। अच्छा याद रखें जो भी जर्नल JCR में आएगा उसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़रूर होएगा, ठीक है। अब JCR में हर जर्नल नहीं आता, JCR में सिर्फ वो जर्नल आते हैं जो एक स्पेसिफिक क्वालिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं। जो जर्नल स्पेसिफिक क्वालिटी क्राइटेरिया नहीं मीट करेगा वो यहाँ नहीं आएगा। अब ये भी नहीं है कि जर्नल अगर JCR में आ गया तो सारी उम्र यहाँ पे रहेगा, अगर वो क्वालिटी क्राइटेरिया नहीं मीट करेगा निकल भी जाएगा, अगर फिर मीट करेगा फिर भी आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरह लूँ, जैसा एक बैंक होता है तो स्टेट बैंक एक इंडेक्सिंग अथॉरिटी है, हमेशा पाकिस्तान में वही बंदा बैंक खोल सकता है जो स्टेट बैंक से पहले उसको अप्रूवल ले उसकी। इस तरह कोई यूनिवर्सिटी भी तभी खोल पाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी वही होगी जो HEC की लिस्ट में हो। तो आप सामने ये HEC की लिस्ट है और इसमें ये यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हुए हैं ये, तो ये जर्नल की लिस्ट है, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, इसमें जर्नल के नाम है। तो जो जर्नल इसमें है वही अच्छे जर्नल है, जो जर्नल इस लिस्ट में नहीं है वो अच्छे जर्नल नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है। तो जब आप पेपर सर्च करें तो आप मेक श्योर करें कि आप अच्छे जर्नल पेपर सर्च करें। आप अगर पेपर डाउनलोड कर रहे हैं जो जो JCR लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब आप एक ऐसा ऐसा पेपर देख रहे हैं जो अच्छे, तो आप ना देखिएगा हमने JCR जर्नल्स को रैंकिंग किया था, उसका कुछ स्कोरिंग फंक्शन बनाया था, उस स्कोरिंग फंक्शन में JCR में आने के भी नंबर भी इनको दिए थे, ठीक है। स्क्रीन चली। अच्छा यहाँ पे तो जो है अच्छा JCR में जर्नल चेक करने के दो तरीके होते हैं, एक तो जाकर लिस्ट में चेक कर लें, जैसे मैंने आपको ये लिस्ट दिखाई है। अब ये JCR 2018 की है, अब आपको में आ गया भाई 2019-20 आ गया तो 2019 की JCR भी होगी। तो आप फिर इसको आप लिस्ट नहीं, आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली ऑनलाइन कैसे चेक करना है वो मैं आपसे चेक करता हूँ। और डायरेक्टली किसी जर्नल को ऑनलाइन चेक करना हो तो आप इसके लिए साइट है क्लैरीवेट एनालिटिक्स मास्टर जर्नलिस्ट। मैंने देखिए क्या लिखा है, ये मैं आपके वहाँ टाइप भी कर देता हूँ, ठीक है, आपके नोटपैड में, ताकि आपको नोटपैड तो शेयर मैंने करना है। अच्छा ये क्या चीज़ है क्लैरीवेट एनालिटिक्स मास्टर जर्नलिस्ट? ये मास्टर जर्नलिस्ट एक डेटाबेस है और क्लैरीवेट एनालिटिक्स एक कंपनी है, जैसे सुनने की जैसे क्लैरीवेट एनालिटिक्स HEC हो और ये HEC की लिस्ट हो। अब इस लिस्ट में मैं क्लिक करता हूँ, अब मास्टर जर्नलिस्ट में जब मैंने क्लिक किया क्लैरीवेट एनालिटिक्स मास्टर जर्नलिस्ट, मजे की बात है यहाँ पे ऐड आ गया, ये लिंक है इसका, ये मैं लिंक भी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। आपके मैंने नोटपैड में ना लिंक भी रख दिया है, ठीक है ना। लिंक आपकी ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और ये इसका क्रेडिट नबील साहब को जाता है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग करा ली है, सारी उम्र मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं करनी थी। अच्छा वो बात कर रहा था, अब आप चले गए हैं यहाँ पे इस पे, ये मास्टर जर्नलिस्ट क्या चीज़ है इसको समझते हैं। मास्टर जर्नलिस्ट को समझने के लिए हम यहाँ चलता हूँ, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज मास्टर जर्नलिस्ट, ये क्या चीज़ है? ये समझे एक रिपोजिटरी है, एक डेटाबेस है जिसके अंदर जर्नल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जब जर्नल इसमें एंटर होते हैं तो जर्नल रैंक वाइज एंटर होते हैं। जब एक नया जर्नल आता है बेबी जर्नल तो ISI बनता है, फिर वो ज़रा प्रमोट होके SCIE बन जाता है, फिर वो थोड़ा सा और प्रमोट होके SCI बन जाता है, ठीक है। इसमें वो जर्नल का सोशल साइंस का है तो SSCI, उसको SSCI भी कहते हैं, SSCI या फिर सोशल साइंसेज में, और SC वो भी SCI सारे एक ही होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें ये समझें कि अगर इसको सेट करें तो ये ISC एक बड़ा सबसेट है
और SCIE उसका सबसेट है और SCI उसका सबसेट है, यानी कि जो जनरल SCI था वो SCIE का सबसेट है और SCIE ISI का सबसेट है। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ इसको यहाँ पे। मैं सपोज कोई जनरल सर्च करता हूँ, जैसे मैंने एक जनरल सर्च किया सपोज नेचुरल, चले वो मैं IEEE एक जनरल है, ठीक है, ये मैं इसको सर्च करता हूँ। अब जनरल का बस नाम लिखना आपने यहाँ पे सर्च करना है, ये लिख रहा है IEEE, ठीक है। तो जनरल का पब्लिशर कौन है, उसका ISN नंबर क्या है, और ये लिखा हुआ है इस जर्नल का वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन में किस में आता है, SCIE साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड। अब अगर ये SCIE है तो ये तो कंफर्म है कि ये JCR में है। दो तरह के जनरल JCR में होते हैं। जनरल JCR में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ JCR ओनली इंक्लूड्स SCIE एंड SCI जनरल, ठीक है। ISC जनरल उसमें नहीं होते JCR में। तो वापस चलते हैं, अब हम कोई ऐसा जनरल सर्च करते हैं। अब मैं सोच सकता हूँ डेटाबेस कहते हैं जनरल से, मैं सिंपल डेटाबेस लिखता हूँ। तो डेटाबेस कौन सा जनरल के नाम में डेटाबेस आता है, सो मैं उन जनरल को सर्च कर रहा हूँ। अब ये देखें ये जनरल आ गया, डेटाबेस द जनरल ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस, ये SCIE है। अभी SCIE है तो इसका JCR में है। ACM ट्रांजेक्शन SCIE है, ये भी JCR में है। कोरियन डेटाबेस ये SCIE है, ये भी JCR में होगा। अच्छा जी, जर्नल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट ये SCIE, ये भी JCR में होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ये भी SCIE है। ये देखें फाउंडेशन एंड ट्रेंड्स इन डेटाबेस, ये इमर्जिंग है, इमर्जिंग सोर्स साइटेशन। तो जो इमर्जिंग है ना, ये इमर्जिंग लगा और इसके आगे लिखा हुआ है SCI, तो ये SCI है, यानी कि SCI है, SCIE नहीं है। तो ये वाला जनरल जो है ये JCR में नहीं है, JCR में नहीं है, इसको ये इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। तो HEC सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर जनरल्स को मानती है। अगर आपने HEC से PhD क्लेम करनी है या से प्रमोशन क्लेम करनी है तो आपने उन पेपर में पेपर पब्लिश करना है जो JCR में हो, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल एक रिक्वायरमेंट है। ये जनरल देखें, ये वाला जनरल भी SCIE है और ये नहीं है। तो जो मर्जिंग है वो SCI है, वो उसमें नहीं है, आएगा। इस तरह कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, ये तो जनरल्स की बात हो गई। जब आप कॉन्फ्रेंस पे आएंगे तो गुड कॉन्फ्रेंस की बात होगी। तो गुड कॉन्फ्रेंस के लिए रैंकिंग होती है कोर रैंकिंग, ठीक है। कॉन्फ्रेंस की रैंकिंग का डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसको बोलते हैं कोर कॉन्फ्रेंस रैंकिंग। कोर कॉन्फ्रेंस रैंकिंग, कोर कॉन्फ्रेंसिंग ने ऑस्ट्रेलिया ने जारी की है। वैसे और भी कॉन्फ्रेंस रैंकिंग की बेंचमार्क मेथड्स हैं, लेकिन दुनिया में ज़्यादा जो सबसे रेप्यूटेड जो रैंकिंग है वो इसको गिना जाता है। इसको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखें ऊपर कोर कॉन्फ्रेंस रैंकिंग, ये एक पोर्टल आ गया। इसको मैं इसका लिख देता हूँ, इस पोर्टल का URL भी आपकी इधर पेस्ट कर देता हूँ आपके नोटपैड में, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना आए, ठीक है जी। अच्छा, तो आपने कोर कॉन्फ्रेंस का ये आ गया। अब इसमें कॉन्फ्रेंस की ग्रेडिंग है, A स्टार कॉन्फ्रेंसेस हैं, A है, B है, C है, अदर है। A स्टार 7% कॉन्फ्रेंस A स्टार है, बहुत अच्छी। A वो है जो 19 है। A स्टार कॉन्फ्रेंस की रैंकिंग दुनिया में इस तरह ही है कि वो इम्पैक्ट फैक्टर जनरल से भी अच्छी होती है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन कॉन्फ्रेंस है। और इसके अंदर जो अगर आप बाहर किसी प्रोफेसर के पास जाएं तो उससे पूछें कि मैं एक इम्पैक्ट फैक्टर में भेजता हूँ या A स्टार में, वो कहता है A स्टार में भेजें, वो आपको A स्टार में भेजें, डोंट सेंड इन एनी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। क्योंकि A स्टार कॉन्फ्रेंस भेजेंगे तो वहाँ बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स आएंगे, उस वेन्यू में आप वहाँ जाएंगे, आप उनसे मिलेंगे, अपनी रिसर्च शेयर करेंगे, लाइजोन करेंगे, तो आपको एक अच्छा रिसर्च ग्रुप बनाने का फ़ायदा मिलेगा। तो कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पेपर को पब्लिश करना नहीं होता। कॉन्फ्रेंस का असल ऑब्जेक्टिव होता है वो लोगों से मिलना, लाइजोन करना, रिसर्च आइडिया शेयर करना और अपना एक रिसर्च ग्रुप बिल्ड करना क्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। तो इसलिए लोग A स्टार का, मैं सपोज मैं डाटा कम्युनिकेशन में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सी कॉन्फ्रेंस है जिनमें कम्युनिकेशन आता है, जिनमें कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। और वो कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, ये मैंने यहाँ सर्च का बटन दबाया, अब ये कॉन्फ्रेंस आ गई।
ACM कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन का वर्ड आ गया, ये A* है, ठीक है। अच्छा ये देखें, ACM कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, ये A* है, ये बहुत अच्छी है। ACM इंटरनेशनल ये B है, ये उससे एक स्टेप लेवल नीचे है। ACS पैसिफिक ये B है, कोई A* है, कोई B है, कोई C भी होगी, ये देखें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन मजे की बात है कि ये तो इस तरह ही है जैसे एक बंदा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे अच्छे ही जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई बच्चे A ग्रेड वाले, B वाले, C वाले होते हैं, लेकिन जो भी कॉन्फ्रेंस कोर रैंक की लिस्ट में आएगी वो अच्छी कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन आगे फर्दर उसके भी लेवल्स हैं, A*, A, B। तो आपने देखा होगा जो मैंने आपको पेपर दिखाया था जिसमें हमने स्कोरिंग फंक्शन बनाया था, स्कोरिंग फंक्शन वो इसी बेस बनाया गया था। मैं फिर से आपको पेपर आपसे शेयर करता हूँ। स्कोरिंग फंक्शन में उसके उसके मार्क्स रखे गए थे कि वो पेपर किसका है। ये फिर से देखें, स्कोरिंग में मैं आपको दिखाता हूँ। अगर जनरल में था कि वो कॉन्फ्रेंस अगर Q1 का जनरल है, Q2 का है, Q1 क्वार्टाइल, ये जनरली क्वार्टाइल रैंकिंग होती है। इसको क्वार्टर रैंकिंग एक और स्कूपर्स इंडेक्स है, स्कूपर्स इंडेक्स ना जनरल की क्वार्टर रैंकिंग बनाता है। वहाँ पता है ये Q1 का जनरल है, Q2 का है, Q3 का है। इसे JCR में फर्दर रैंकिंग है। अब JCR में हम इम्पैक्ट फैक्टर वाइज तो रैंकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर तो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, वो तो सारे डिस्टिंक्ट हैं, वो तो फिर बहुत ज़्यादा रैंक बन जाएंगे। तो इसमें स्कूपर्स एक इंडेक्सिंग अथॉरिटी है, उन्होंने ना जनरल्स की रैंकिंग की है। जो वो जनरल जो JCR में है वो Q1 से लेके Q4 तक हैं, Q1, Q1, Q2, Q3। अब इसमें मार्क्स रख दिए हैं जो जनरल JCR में है उनके ये मार्क्स। इसका कोर कॉन्फ्रेंसेस के मार्क्स रखे थे, कॉन्फ्रेंस जो कोर A में है उसके इतने हैं, जो B में है उसके इतने हैं, C में उतने हैं, उसके इतने हैं। तो अब क्वार्टर रैंकिंग के लिए वो आपको दिखाता हूँ, एक और साइट है, उसको बोलते हैं स्कूपर्स की SGR, उसको SGR कहते हैं, SGR, ठीक है, SGR स्कूपर्स, ठीक है। ये है स्कूपर्स की सिग, ये जनरल की क्वार्टर रैंकिंग करती है। अब इसके अंदर आप चले जाएं, अगर आप यहाँ पे कोई जनरल का नाम लिखूँ IEEE एक्सेस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे IEEE एक्सेस लिखता हूँ तो यहाँ पे IEEE जनरल आ गया। अभी इसका इसका क्वार्टर रैंकिंग बताएगा, इसका जनरल के बारे में बताएगा, जनरल क्या है, इसका इंडेक्सिंग क्या है। और मज़े की बात है यहाँ पे ऐड भी चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्वार्टर बताएगा Q1, ये Q1 जनरल है, क्या टॉप लेवल का क्वार्टर रैंकिंग। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ में टीचरों की जो प्रमोशन है ना, या उनको जो रिसर्च अवार्ड मिलते हैं वो क्वार्टर वाइज मिलते हैं। Q1 में तो इतना रिसर्च अवार्ड, Q2 में इतना रिसर्च अवार्ड। या कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे मलेशिया में टीचर कहते हैं, मलेशिया में PhD करने वो टीचर कहेगा Q1 में पेपर छाप लो तुम्हारी PhD हो जाएगी। तो ये इसका हाईएस्ट लेवल है, इसका Q1। ये भी मैं इसको भी रख देता हूँ, आपका इसका भी URL सेव कर देता हूँ, SGR का भी आपके नोट पैड में। तो ये मैं सारे URL नोट पैड में रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कोई मसला ना आए। SGR यहाँ मैं लिख देता हूँ, आल्सो सी स्कूपस SJR रैंकिंग, ठीक है। और इसका मैंने रख दिया, इसको क्वार्टर रैंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या Q1 जनरल है तो वो JCR में है, कंफर्म है, तो Q1 जनरल JCR में कंफर्म होता है। और Q2 भी होता है, Q3 भी होता है, Q4 का मुझे डाउट है, Q4 शायद JCR में नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से है। अब आप जब आप डिग आउट करेंगे पेपर्स को गूगल स्कॉलर से या किसी भी, अब पेपर डिग आउट कहाँ से करें, ठीक है। बस मैं आखिरी स्टेप में बताता हूँ, फ्रॉम वेयर वी कैन डिग आउट पेपर्स, ठीक है। पहला जो है सबसे टॉप पे तो गूगल स्कॉलर है, ठीक है, गूगल स्कॉलर। दूसरे आपकी रिपोजिटरीज हैं, रिपोजिटरीज वो इनके जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने अपनी रिपोजिटरीज बनाई हुई हैं। जैसे IEEE है तो IEEE की जो रिपोजिटरी उसका IEEE एक्सप्लोर है, ठीक है। ACM है तो उसकी रिपोजिटरी का नाम ACM डिजिटल लाइब्रेरी है। अब जब मैंने सर्च स्ट्रिंग बनाया था, वो सर्च स्ट्रिंग कहाँ चलाना है, वो सर्च स्ट्रिंग एक्चुअली यहीं तो चलाना है, इन्हीं के ऊपर, ठीक है। इस तरह स्प्रिंगर है तो स्प्रिंगर की जो रिपोजिटरी है उसका नाम है स्प्रिंगर लिंक,
सिंपल गूगल पे लिखिए साइट आ जाएगी इसकी, ठीक है। इस तरह आपका पब्लिशर है क्या नाम है, एल्सवियर, तो उसकी रिपोजिटरी का नाम है साइंस डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह आपका पब्लिशर है सपोज वाइली, तो इसका वाइली वाइली है शायद, ये मेरे कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आपके जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं इस पे ACM, IEEE, इसका जो मेडिकल के पब्लिशर्स हैं मेडलाइन, ये मेडिकल का कोई पेपर आप लिख रहे हैं तो डिफरेंट पब्लिशर्स हैं। इस तरह लांसेट है, लांसेट है, ये भी मेडिकल के ऊपर, और आजकल सारे सारे लोग मेडिकल पे लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे लिख रहे हैं। MDPI है जो ओपन एक्सेस ज़्यादा पब्लिकेशंस पे जोर देता है। तो ये सब बेशुमार पब्लिशर्स हैं। तो जब हम सर्च करते हैं तो हम बताते हैं कि हम किन पब्लिशर्स पे जा रहे हैं, ठीक है। अब आप जब किसी भी क्यूरी सबसे सर्च क्यूरी लिखते हैं और सर्च क्यूरी पे सर्च करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ गूगल स्कॉलर पे, स्कॉलर पे चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे सपोज सर्च कर रहा हूँ किसी पेपर को, मैं भी स्पैम रिव्यूज को सर्च करता हूँ, स्पैम रिव्यूज, ठीक है। अब स्पैम रिव्यू एक टॉपिक है, मैं सर्च कर रहा हूँ स्पैम रिव्यूज। सर थोड़ा ब्रेक कर ले। पहला पेपर आ गया, अब ये पेपर मैंने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये प्रोसीडिंग्स ऑन 16, जब प्रोसीडिंग आएगा समझ जाएंगे कौन सा पेपर है। ये प्रोसीडिंग क्या होती है, ये प्रोसीडिंग जब एक कॉन्फ्रेंस पब्लिश हो जाती है तो उस कॉन्फ्रेंस के सारे पेपर एक बुकलेट फॉर्म में आते हैं, और बुकलेट है वो प्रोसीडिंग है, इनके ये कुछ 16 कॉन्फ्रेंस है जो 2007 में हुई थी, और ये उसकी उसकी बुकलेट में है। अच्छा जी, ये भी कौन सा पेपर है, प्रोसीडिंग। अच्छा, ये भी कौन सा पेपर है, ये भी कौन सा पेपर, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आप कौन पेपर को ना दें, फर्स्ट प्रेफरेंस आप जनरल पेपर को दें। तो ये सारे कॉन्फ्रेंस के मैंने छोड़ दिए, ये 22nd इंटरनेशनल ये भी कॉन्फ्रेंस है, ये भी कॉन्फ्रेंस है, ये CSI ट्रांजेक्शन और ICT ये एक जर्नल है, ठीक है। IEEE ट्रांजेक्शन ये भी जर्नल है, तो जो ट्रांजेक्शन के वर्ड है वो जनरल ही होते हैं ज़्यादातर। एक्सपर्ट सिस्टम ये भी जनरल है एल्सवियर का, और जो अगर जो भी जनरल होगा ना IEEE की कॉन्फ्रेंस या IEEE की, वो IEEE स्टोर पे होगा इसी रिपोजिटरी पे, और एल्सवियर का साइंस डायरेक्ट पे होगा, ठीक है। तो इस तरह जर्नल ऑफ बिग डाटा ये भी जर्नल है, जर्नल ऑफ बिग डाटा, ये देख रहे हैं। तो पहले आप जर्नल्स के पेपर डाल, लेकिन ये मेक श्योर करें कि वो जर्नल JCR में होने चाहिए। तो आप पहले कोशिश यह करें कि जो पहले 5-6 पेपर हमने पढ़ने हैं ना, वो JCR पेपर होने चाहिए, यानी कि ये रूल ऑफ थंब भी मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। गो फॉर फर्स्ट, जब आप रिसर्च कर रहे हो ये भी रूल ऑफ थंब बना लें, बल्कि अगर आपने सर्च करनी है फर्स्ट पे जाएं जर्नल पेपर, जर्नल पेपर वो जर्नल जो JCR में है, और सेकंड पे जाएंगे कॉन्फ्रेंस पेपर्स पे, वो कॉन्फ्रेंस जो कोर में है। सर आपकी इसके बाद आप किसी और चीज को देखें, यानी कि उसके बाद आप जो है सर आपकी स्क्रीन दोबारा ब्लैक हो गई है, अब सही हो गया। यानी कि आप ये रूल ऑफ थंब बना लें कि पहले जनरल पेपर देखा करें, वो जनरल पेपर जो JCR में है, और फिर आप देखें कौन पेपर। अच्छा, जब आप टीचर आपको कोई काम दे और आपको कह रही है पेपर पढ़ें, तो आपने उसको पढ़ने का तरीका है कि पेपर पढ़िए और उस पेपर का एक पेज समरी लिखें, यानी कि आप पेपर को डाउनलोड करें। टीचर को आप कहते हैं जी सर मैंने पेपर 5 पढ़ लिए हैं, ऐसे टीचर को नहीं हमने कहना, आपने पेपर पढ़ना है, एक वर्ड की फाइल खोलनी है, उस वर्ड की फाइल में उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका सोल्यूशन, उसका मटेरियल मेथड समराइज करके लिखना है, और उसका एक्सपेरिमेंट, उसके रिजल्ट्स। तो अगर हमने 10 पेपर पढ़े हैं तो 10 पेज वर्ड में बनाएं। जब टीचर के पास आए तो उसे कहें सर मैंने 10 पेज पढ़े और ये मेरी समरी फाइल देखें। वो टीचर को 10 पेज का वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाएं, और फिर टीचर किसी भी पे पूछे आप उस पर डिस्कस करें, तो फिर आप ये एविडेंस है कि आपने 10 पेपर पढ़े हैं। वरना आप 10 पेपर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, हमें तो पता ही नहीं है आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो नॉर्मली हम टीचर जो एडवाइजर्स कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को भाई पेपर्स पढ़ो और साथ उनकी समरी डॉक्यूमेंट साथ लेके आओ। हाँ, जब आप सर्वे लिख रहे होंगे तो बाद में आपको वो सब चीज़ें काम आएंगी। तो आज के इतना काफ़ी है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, थैंक यू सर। सर रिसर्च के स्टूडेंट देंगे टाइम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन रहे मेरी? जी सर आवाज़ आ रही। ये लेक्चर सर आप देखा, ये रिसर्च पे था, बड़ा डिटेल लेक्चर था। जी सर। ये रिसर्च क्या होती है, आपके प्रॉब्लम पेपर्स के हैं, रिव्यू पेपर्स के हैं,
पेपर सर्च कैसे करते हैं, पेपर JCRs क्या हैं, कॉन्फ्रेंस रैंकिंग क्या होता है, स्कोरिंग। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, आप पूछना तो पूछ सकते हैं मेरे से जी। कि थक गए आप लोग बहुत ज़्यादा लेकिन आप ये पेपर बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ये वाला लेक्चर आपका नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर में क्विज़ होना है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर में क्विज़ है जो मैंने आज दिया रिसर्च पे, इसको पढ़ के आएँ और नेक्स्ट क्लास में आपको क्विज़ मिलेगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक हो गया सर। बस ये जो लेक्चर है इसकी TXT फाइल भेज दीजिएगा या फिर वीडियो की। इसकी रिकॉर्डिंग तो भी आपको मिल जाएगी ना, भी रिकॉर्डिंग आ जाती है, रिकॉर्डिंग में मिलेगी जी। विल बी रियली हेल्पफुल कि अगर वो मिल जाए, क्योंकि उसमें क्विकली हम लोग आगे पहुंच जाते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। अभी कोई रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं? जी सर, जुबैर सर। अच्छा, मैं भी इसको कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग उसमें आ जाती है ना, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप दोबारा कनेक्ट कर लें। ठीक है सर। ठीक है ना? अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। ओके सर, खुदा हाफिज़, थैंक यू।